के पहले आपने क्या करना होगा जी, नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। चलो जी, आज हमें शुरू करना है बच्चे रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स आपका, ठीक है ना। लिखता हूं मैं आपके साथ, चैप्टर हमारा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सेक्शन 55। देखो, इस चैप्टर के साथ हम 3 चैप्टर एक साथ स्टडी करेंगे। एक तो हमारा रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स, एक आपका बोनस इश्यू और एक बायबैक ऑफ शेयर्स। तीनों एक तीसरे से दूसरे से मिलते जुलते हैं आपके। तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। एक एग्जांपल लिखा रहा हूं, इसके थ्योरी वाले जो पार्ट है हम न्यूमेरिकली समझेंगे इसको जी, बिना थ्योरी में ज्यादा बोर हुए बगैर। आप ना एक बैलेंस शीट मेरे साथ बनाओ ऑफ एक्स लिमिटेड। ये रहा आपका बैलेंस शीट। आप इसको एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे यहां पे। बिल्कुल मेरे साथ लिख रहा है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सर ये नया फॉर्मेट आया है ना बैलेंस शीट का कंपनी का? हाँ बच्चे, नया फॉर्मेट तो आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको पुराने फॉर्मेट में ही समझेंगे। हमें कुछ समझना है ना इसके बारे में। लिखिए मेरे साथ। मान लो बैंक में यहां पे कहता है आपका 9 लाख का अमाउंट है, 9 लाख रुपए का अमाउंट आपका, और कहता है कि जो आपके अदर एसेट्स है, बाकी जो यहां पे एसेट्स है, वो मान लो आपका 21 लाख रुपीज का, 21। तो ये टोटल कितना हमारा हो गया? 30 लाख रुपीज अमाउंट, ठीक है। आप जरा इस साइड लिखो, ये 30 लाख रुपए जो इनके एसेट्स में है, ये 30 लाख रुपए कहां से हैं? तो मैं उनको इस साइड दिखा रहा हूं। कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने 4 लाख रुपए का अमाउंट लिया हुआ है, 4 लाख का अमाउंट। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको पता है ना, ये इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कंपनी के मालिक होते हैं। तो इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से मान लो यहां पे कहता है कि 8 लाख रुपीज का अमाउंट आया हुआ है। ऐसे दिमाग से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है यहां पे। कहता है कि जनरल रिजर्व, देखो रिजर्व का मतलब है कि जो पैसा हमने किसी से लिया नहीं है, कंपनी ने खुद कमा के जो बिजनेस में लगाया है, वो मान लो यहां पे कहता है कि 10 लाख का अमाउंट आपका है। अब देखो यहां पे जो कंपनी की लायबिलिटीज है, कर्ज जो कंपनी ने लिया है जी, ये आपका हो गया यहां पे कितना? 8 लाख का अमाउंट हो गया ना, 8 लाख का अमाउंट। तो ये दोनों साइड आपका, एक काम कीजिए, फिगर कोई टैली ना करे, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन ना हो, तो थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूं। ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख से, आप इसको कर दो यहां पे, कितना लिख दो मैं? 6 लाख कर दो। मैं चाहता हूं कोई फिगर मैच करे, अदरवाइज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आपका यहाँ जो लायबिलिटी हमारा है, इसको मान लो कर लेता हूं यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट। ये 10 लाख का अमाउंट आपका हो गया। तो इस तरीके से दोनों साइड आपका टैली कर रहा है 30 लाख, 30 लाख। आप लीज को भी कर लो यहाँ पे। ये हमारा बैलेंस शीट है जिसमें बैंक कहता है कि 9 लाख रुपए, अदर एसेट्स आपके 21 लाख, टोटल हो गया 30 लाख। आप जरा देखो मैं बैलेंस शीट कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं बच्चे। ये 30 लाख रुपए जो इनके बैलेंस शीट में है, वो 30 लाख कहां से आए? तो हमने कहा कि देखो जी, 30 लाख में 4 लाख रुपए तो हमने इक्विटी वालों से लिया हुआ है, 6 लाख रुपए का अमाउंट हमने प्रेफरेंस वालों से लिया हुआ है, 10 लाख कंपनी ने खुद कमा के बिजनेस में लगाया हुआ है। रिजर्व का पैसा हम किसी से लेते नहीं है, कंपनी ने जो पैसा खुद कमाया और बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको बोलते बच्चे आपका रिजर्व। और लायबिलिटी कहता है कि 10 लाख रुपए का अमाउंट, दोनों साइड कहता है कि 30 लाख, 30 लाख। लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में ना बहुत परेशानियां क्रिएट होती है, बहुत रेयर केस में बातें समझ में आती है। तो एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या निकल के आता है। पता है, हमने 11वीं क्लास से लेकर अभी तक पढ़ाई किया हुआ है कि जब भी हमें कल को पेमेंट करना होता है ना, इनका जब पेमेंट करना होता है तो हमेशा पेमेंट पहले लायबिलिटी वालों का होता है। ये रूल है बच्चे कि अगर कंपनी मान लो किसी का पेमेंट करना चाहती है तो पहले आपने जो कर्ज लिया है उसका पेमेंट कीजिए, और कर्ज का पेमेंट करने के बाद ही आप यहां पे शेयर होल्डर्स यानी कि मालिक का पैसा वापस कर सकते हैं। ये रूल हमारा होता है। तो देखो रूल है कि आपने पहले लायबिलिटी का पेमेंट करना है जी, फिर मालिक का पेमेंट करना है। लेकिन पता है ये कंपनी क्या है, इस कंपनी ने इनका पेमेंट करने के बजाय ये अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनका पैसा वापस करना चाहती है। आप जरा मुझे बताओ कि अगर लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट करोगे तो इनको तो गुस्सा आएगा ही बच्चे, क्योंकि रूल कहता है कि पहले लायबिलिटी का पेमेंट करो, कर्ज जो आपने लिया पहले कर्ज खत्म करो जी, फिर मालिक का पैसा वापस किया जाता है। ये 11वीं क्लास में पढ़ते आ रहे बच्चे। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि लायबिलिटी का पेमेंट कर नहीं रहे हो और इनका पैसा वापस कर रहे हो। पता है इस बात से क्या हुआ, लायबिलिटी वाले परेशान हो गए कि यार ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, आपने ये गलत काम किया। हमने सोचा था कर्ज देते समय
कि पहले हमारा पेमेंट होगा फिर इन मालिक का पेमेंट होगा, लेकिन आपने हमारा पेमेंट किया नहीं, इनका पैसा वापस कर रहे हो। तो पता है इस बात से परेशान होके लायबिलिटी वाले चले गए बच्चे कंपनीज एक्ट 2013 के पास। ये लिखना नहीं आपको, जब बोलूंगा तो लिखना शुरू करना आपने इनके पास। इन्होंने कहा कि कंपनी भैया ये तो गलत काम हो रहा है, ये जो कंपनी है वो हमारा पेमेंट करने रही है और हमारे पेमेंट के पहले मालिक का पैसा वापस कर रही है, आप इस चीज को रोको। तो कंपनीज एक्ट ने क्या बच्चे इस कंपनी से पूछा कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो। पता है उस केस में यहाँ पे कंपनी वालों ने अपना रीजन बताया। उन्होंने कहा कि देखो जी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैंने इनसे जब कर्ज लिया था तो पैसे वापस करने का जो हमने कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आज से 6-7 साल के बाद का है, लेकिन जो पैसा हमने इनसे लिया था वो पैसा वापस करने का जो डेट है वो मैं आज ही दे चुका हूं, तो मैं क्या करूं, मुझे इनका पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अब देखो ना दोनों अपनी जगह पे सही है, लायबिलिटी वाले भी सही है जी, क्योंकि रूल कहता है कि पहले लायबिलिटी का पेमेंट करो फिर मालिक का पेमेंट करना होगा, और कंपनी भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या हुआ कि दोनों परेशान हो गए, करे तो क्या करें, तो इनका बीच का समाधान उपाय निकाला गया बच्चे इस कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा। इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन इंपोज किया, सेक्शन 55, जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आपका। इस सेक्शन में बताया गया कि अगर आप अपने लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर अगर आप मालिक यानी कि प्रेफरेंस वालों का पैसा वापस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप वापस करो, लेकिन इनका जो विश्वास था ना कंपनी के अंदर में वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब बताओ क्या इनका विश्वास था जी, इनका विश्वास था कि पहले हमारा पेमेंट होगा फिर ये 10 लाख रुपए का पेमेंट होगा, 10 लाख। ये ध्यान देना, कोई भी आदमी जब कर्ज देता है तो देखता है कि उस घर में कंपनी के मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है। तो जरा बताओ मालिक का कितना लगा हुआ है यहाँ पे आपका 10 लाख। यानी कि लायबिलिटी वालों का ये विश्वास आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आप अगर इनका पैसा वापस करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने सोचा था वैसा रहना चाहिए, मतलब मेरे पेमेंट होने के बाद कंपनी से 10 लाख रुपए का पेमेंट होगा। अब देखो सेक्शन 55 ने क्या किया कि बच्चे कुछ उपाय बताए कि आप एक काम करो, इन बातों को सेटिस्फाई कर दो। अगर आप इनको सेटिस्फाई कर दोगे तो उस केस में आप इनका पेमेंट वापस कर सकते हो। वो कौन कौन सी बातें थी लिखे जरा मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे आप, जहां पे बैलेंस शीट खत्म हो उसके बाद लिखना शुरू करेंगे आप। यहाँ पे कहते हैं कि फॉलोइंग बेसिक कंडीशन फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस must be satisfied before redemption of preference shares, before redemption of preference shares। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के पहले आपको इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जरा बताओ ये कंडीशंस कौन से सेक्शन में लिखे हैं बच्चे, कौन सेक्शन में है जी, सेक्शन 55 के अंदर में, इसके अंदर लिखा हुआ बच्चे। इनमें बताया गया कि क्या करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। चैप्टर क्या बोल रहा है कि अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर आप प्रेफरेंस वालों का पेमेंट करोगे तो इनका विश्वास खराब होगा। कंपनी के अंदर में किसी भी तरीके से लायबिलिटी वालों का विश्वास खराब नहीं होना चाहिए। अगर एक बार इनका विश्वास टूट गया तो कोई भी आदमी इस कंपनी को दोबारा कर्ज देना बंद कर देगा। तो उस केस में हम चाहते हैं कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट किए बगैर अगर मैं इनका पेमेंट करना चाहता हूं तो इनका विश्वास किसी तरीके से कंपनी में खराब ना हो। वो कैसे विश्वास मेंटेन किया जाएगा वही सेक्शन 55 के अंदर लिखा गया बच्चे। और इनको हमने क्या बोला, आपका बेसिक कंडीशंस। देखिए आप इस करेंगे अंडरलाइन आप इसको, बेसिक कंडीशंस को आपका। अब वो कौन से कंडीशन में लिखाना शुरू करता हूं यहाँ पे, आपका लिखो जरा मेरे साथ यहाँ पे। कंडीशन नंबर 1, पहला आपको तरीका बताया गया यहाँ पे। पहला तरीका कहते हैं कि कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स। कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स। कौन से शेयर्स ये, चाहे वो इक्विटी हो और चाहे वो प्रेफरेंस आपका हो। लिखिए यहां पे, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स अप टू फेस वैल्यू ऑफ redeemable प्रेफरेंस शेयर्स। अब ध्यान से देखना, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम इसको समझते क्या निकल के आ रहा है। देखो सेक्शन 55 में कहा गया कि भैया अगर आप 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो कोई बात नहीं, आप रिडीम करो,
लेकिन इनके रिडीम करने के पहले 6 लाख रुपए के नए शेयर्स इशू कर दो। नए शेयर्स का मतलब क्या जी, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस आपको। इससे क्या होगा, अगर ये 6 लाख रुपए खत्म हो गया तो नए 6 लाख के शेयर्स आ जाएंगे बच्चे। मतलब मालिक कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, राम हो श्याम हो चाहे मोहन हो, मालिक होने चाहिए। यानी कि कंपनी कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर अगर मैं इसका पेमेंट करना चाहती हूँ तो कोई बात नहीं। 55 ने कहा कि अगर इस मालिक को हटाते हो तो नया मालिक लेकर आ जाओ, हमें सिर्फ मालिक से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। तो अगर ये 6 लाख चला गया और जरा बताओ 6 लाख का नया इश्यू हो गया तो अल्टीमेटली फिर यहाँ कितना रह जाएगा, नहीं कितना टोटल रह जाएगा, 10 लाख। तो हमने पहले क्या सोचा था जी कि मेरे पेमेंट होने के बाद 10 लाख का पेमेंट होगा। तो अगर ये 6 लाख चला गया और नया 6 लाख का आपने इशू कर दिया तो 4 और 6 अल्टीमेटली फिर से कितने हो जाएंगे आपका, 10 लाख। तो इस तरीके से क्या होगा, लायबिलिटी वालों का विश्वास रहेगा। आप जरा बताओ इसमें कुछ गलत नजर आ रहा आपको? नहीं सर, ये सारे उपाय कौन बता रहा आपको, सेक्शन 55 इन्होंने कहा कि आप क्या करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब यहां पर क्या हुआ जी कि कंपनी ने इस एक्ट से पूछा क्या कोई और भी उपाय है, बोला कि हाँ एक उपाय और है। वो क्या लिखे यहां पे, और लिखेंगे आप यहां पे, या तो कंडीशन 1 को फुलफिल कर दो जी, या फिर आप फुलफिल करो यहां पे कंडीशन 2 को। कंडीशन 2, अब 2 क्या है मैं आपको बताता हूं। बोला गया है, लिखिए मेरे साथ, कंपनी विल ट्रांसफर, कंपनी विल ट्रांसफर an amount, company will transfer an amount equivalent to face value of redeemable preference shares from free reserve to capital redemption रिजर्व। बच्चों इसको शॉर्ट में ना हम कहते हैं CRR, इसको बोलते हैं CRR। कहते हैं कि कंपनी विल ट्रांसफर an amount equivalent to face value of redeemable preference shares from free reserve to CRR, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर इसका क्या मतलब हुआ, अभी बताता हूं, पहले लिख लो इस बात को आप। ये हो गया सबका, हो गया बच्चे। इसका मतलब समझते हैं, जरा यहां ध्यान से देखो, इस बैलेंस शीट को ध्यान देंगे आप। यहां पे जरा बताओ जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है आपको, 10 लाख। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे कि ये जो 10 लाख रुपए है ना रिजर्व के नाम का, ये कंपनी का मालिक जब भी चाहेगा वो बिजनेस से बाहर लेके जा सकता है। ये फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व का मतलब होता है कि जो पैसा कंपनी का मालिक कभी भी बिजनेस से बाहर विड्रॉ कर सकता है, कभी भी आपका। अच्छा एक बार बताओ कि कंपनी के मालिक मतलब शेयर होल्डर्स अगर कंपनी से पैसा विड्रॉ करते हैं तो किस नाम से करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता आपको? डिविडेंड। नहीं बच्चे, तो वो डिविडेंड लेके जाते हैं। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि रिजर्व जो 10 लाख रुपए का दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के जो मालिक यानी कि जो शेयर होल्डर्स है ना, वो इस रिजर्व के नाम का जो 10 लाख रुपए है वो कभी भी कंपनी से बाहर लेके जा सकते हैं डिविडेंड के रूप में आपका। उसको बोलते हैं आपका फ्री रिजर्व। कहा गया ये फ्री रिजर्व आपका। तो सर क्या फ्री रिजर्व में सिर्फ जनरल रिजर्व होता है? नहीं बच्चे, बहुत सारे नाम होते हैं, हम आगे देखेंगे उसको। फिलहाल समझना कि जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, मालिक, वो जब चाहे तब बिजनेस से बाहर लेके जा सकते, कोई रोक नहीं सकता। तो कंडीशन 2 में कहा गया कि देखो जी 10 लाख का रिजर्व है, आप कहते हो कि फ्री पैसा है, जब चाहूंगा तब कंपनी से बाहर लेके जा सकता हूं। तो कंपनी को कहा गया कि काम करो, आप कसम खाओ कि इसमें से 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए क्यों जी, क्योंकि 6 लाख रुपए के शेयर रिडीम कर रहे हो। कहा गया कि आप कसम खाओ कि इसमें से 6 लाख रुपए आप कंपनी से बाहर कभी भी नहीं निकालोगे, कभी भी नहीं। मतलब अगर आपको डिविडेंड ले जाने का मन कर रहा हो तो कितना लेके जा सकते हो, सिर्फ 4 लाख रुपए आपका। आपको 6 लाख रुपए छोड़ना होगा। कब तक छोड़ूंगा, तो जब तक लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए, मतलब लायबिलिटी वालों को सेव करना पड़ेगा आपको। अब देखो ना, जब अगर मान लो आपको कोई बोलता कि कसम खाओ, तो आप कसम कैसे खाते हो, बोलकर कि हम कसम खाते हैं। लेकिन कंपनी जब कोई कसम खाती है ना बच्चे कि हाँ जी ठीक है, हम 10 लाख में से 6 लाख रुपए छोड़ देंगे, हम कंपनी से बाहर लेकर नहीं जाएंगे, तो कंपनी को एक एंट्री पास करना पड़ता है। उस एंट्री में क्या होगा, आप नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं लिख रहा हूं
कि इसमें से कितने समय कसम खाना है जी, 6 लाख से। तो आप इसको 6 लाख से कम कर दो, बताओ यहां कितना रह जाएगा आपका, 4 लाख रुपए का अमाउंट। और एक नया नाम से एंट्री करना पड़ेगा जिसका नाम क्या दिया है मैंने, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आपका यहाँ पे, 6 लाख रुपए का अमाउंट। सर इससे क्या हो जाएगा, अब देखो ना जरा बताओ, जनरल रिजर्व मतलब जो पैसा फ्री था घर ले जाने के लिए, पहले कितना था वो अमाउंट, 10 लाख, अब कितना रह गया, 4 लाख। यानी कि अब कंपनी के जो मालिक है अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिर्फ 4 लाख रुपए कर सकते हैं, ये 6 लाख नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, नहीं सर नहीं समझ में आई। मैं काम करता हूं, इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, आपके ही लैंग्वेज में, आपके ही लैंग्वेज में। ये देखो जरा यहाँ पे, इसकी कॉपी नहीं करना, आप सुनो ध्यान से। मान लो ये बैलेंस शीट है आपके मम्मी पापा का, ठीक है जी। आपके मम्मी पापा ने क्या किया है कि मान लो बैंक में उन्होंने 20 लाख रुपए रखे हुए, या चलो क्वेश्चन के मुताबिक देख लो, सपोज कि बैंक में मान लो आपका रखा हुआ है 10 लाख रुपए का अमाउंट। आपको पता है जब हमारे मम्मी पापा अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो जो भी पैसा उनके पास है उसका एक नाम देना होता है। अब मान लो हमारे मम्मी पापा ने क्या किया, जो 10 लाख रुपए है ना बच्चे, वो एक सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। आपको पता है सेविंग अकाउंट क्या होता है, बोलो। इसमें से पैसा जब चाहेंगे तब हम निकाल सकते हैं। अब देखो बैंक में कितने रुपए, 10 लाख रुपए, अभी किस नाम से है जी आपका, सेविंग बैंक के नाम से, सेविंग अकाउंट के नाम से आपका। अब देखो आपको डर लगा कि कहीं जो पैसा मम्मी पापा ने रखा है सेविंग अकाउंट में, अगर वो पैसा उन्होंने खर्च कर दिया अपने ऊपर, तो फिर मैं बड़ा होकर क्या करूंगा। अगर आप जब बड़े हो जाओगे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी जी, खूब सारे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। मान लो आपको लगता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मुझे 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी पढ़ने के लिए। अब आपने क्या किया, अपने मम्मी पापा से बोला कि देखो जी आपने पैसा रखा सेविंग अकाउंट में, ये तो पैसा कभी भी खर्च कर सकते हो आप, और जब मेरी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट आएगी उस समय 6 लाख की रिक्वायरमेंट, तो फिर पैसे कहां से आएंगे। तो आपके मम्मी पापा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस 10 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए छोड़ दूंगा, मैं 4 लाख रुपए खर्च करूंगा अपने ऊपर में। जरा बताओ क्या आपको विश्वास है मम्मी पापा पे, विश्वास है, नहीं है, कैसी बात करता है, कहां विश्वास आपका है। अरे 10 लाख रुपए जो रखा गया, मान लो उन्होंने खर्च किया, फिर आप बड़े होकर क्या कर लोगे, कुछ पढ़ाई भी तो करना, कुछ बड़े काम भी तो करने हैं, पैसे कहां से आएंगे। तो आपने कहा पापा मम्मी से कि मम्मी पापा मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आपको मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो पता मम्मी पापा ने क्या किया, बोला चलो कोई बात नहीं, हाँ ये देखो 10 लाख रुपए जो सेविंग अकाउंट में है, इसमें से 6 लाख रुपए क्या हुआ जी, पापा ने आपके नाम पे FD करा दिया। जरा बताओ FD कराने से क्या होगा, पैसा तो बैंक में ही है, ये थोड़े हटा आपका, लेकिन 10 लाख रुपए पहले किस नाम से था आपका, सेविंग। अब जरा बताओ 6 लाख का अगर उन्होंने FD करा दिया तो सेविंग अकाउंट के नाम पे पैसा कितना रह गया, 4 लाख, और FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट के नाम पे पैसा कितना चला गया आपका, यहाँ पे 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका है ना बच्चे। तो देखो यहाँ पे सेविंग अकाउंट से पैसा चला गया FD। जरा बताओ अब इसको देखकर कि अगर हमारे मम्मी पापा को मस्ती करने का मन कर रहा तो कितना पैसा निकाल सकते वो, सिर्फ 4 लाख। इसको नहीं निकाल सकते, उन्होंने आपके नाम पे फिक्स कर दिया, कभी कहते हैं FD कर दिया, कभी बोलते हैं एजुकेशन फंड के नाम पे जमा कर दिया, मतलब पैसा उन्होंने फ्रीज कर दिया आपका, है ना बच्चे। तो वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारे इस एग्जाम्पल में सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, जनरल रिजर्व आपका, और CRR का मतलब क्या हो गया जी आपका, FD कर देना आपका। यानी कि जो 10 लाख रुपए था, कंपनी ने कसम खाया कि भैया 6 लाख रुपए हम कंपनी से बाहर नहीं निकालेंगे, ये पैसा तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। तो देखो हमने ये भी काम पूरा किया आपका। मैंने आपको समझाया आपको सिंपल लैंग्वेज में कि देखो जी रिजर्व का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिजर्व का मतलब आपका सेविंग है, और ये आपका FD आपका हो चुका। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर ये खत्म भी हो गए, इनका हमने रिडम्पशन कर दिया, तो भी बिजनेस में कितना पैसा रह जाएगा जी, 4 लाख ये और 6 लाख ये तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। तो इस तरीके से भी क्या हुआ जी, हमने यहाँ पे काम पूरा किया। अब मुझे बताओ, मैं इसको पुराना लेकर आता हूँ, मैंने तो समझाने के लिए चेंज किया था, हम क्वेश्चन में देखेंगे इस बात को। आपका बताइए जरा यहाँ पे कितना था रिजर्व का अमाउंट जी, कितना लिखा था हमने, 10 लाख ना, तो ये 10 लाख का अमाउंट था आपका यहाँ पे। तो आप चेक करो, सेक्शन 55 ने 2 तरीका आपको बताया है। एक तरीका क्या बोला कि भैया आप चाहो तो नए शेयर्स इश्यू कर लो, है ना। नए शेयर्स जो इश्यू करूंगा इस क्वेश्चन में देख के बताओ कितने का करूंगा मैं, 6 लाख, जितने शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। अगर नया इश्यू नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप CRR को क्रिएट कर लो। लेकिन जरा बताओ CRR भी कितने से क्रिएट करूंगा, ये देखो अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीमेबल, मतलब जितने के शेयर्स रिडीम हो रहे उतना पैसा फ्री, जो पैसा उसको फ्रीज कर दो, मतलब जनरल रिजर्व से पैसा निकल के कहां ट्रांसफर कर दो आप, CRR के अंदर में आपका, ठीक है ना। देखो 2 तरीका हमने बताया। कंपनी ने फिर सेक्शन 55 से पूछा क्या कोई और भी तरीका है,
उसने कहा कि हाँ एक काम और भी है, लिखिए यहाँ पे और आपका कंडीशन 3, थर्ड कंडीशन आपका यहाँ पे कंडीशन 3 आपका थर्ड में क्या है, वो कहते हैं कि काम करो, आप चाहो तो पार्टली फ्रॉम वन एंड पार्टली फ्रॉम टू कर लो। मतलब उनका कहना है कि काम कीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ यहां से और कुछ यहां से भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आपको 1 से ही पूरा करना या फिर 2 से ही पूरा करना है, दोनों को मिलाकर भी काम कर सकते हैं। दोनों को मिला के, सर दोनों को मिला के क्या मतलब निकल के आता है, यहां देखिए जरा बताओ, सेक्शन 55 कितने से कंप्लाई करना था, 6 लाख। तो 6 लाख में चाहो तो आप एक काम करो जी, नया इश्यू कर लो 4 लाख रुपए का, और 2 लाख का पैसा कहां ट्रांसफर कर दो आप, सीआरआर में, मतलब 2 लाख से कसम खा लो तो भी बात बन जाएगी। या फिर 2 लाख का नया इश्यू कर लो, 4 लाख का बना लो सीआरआर, या 1 लाख का नया इश्यू कर लो, 5 लाख का सीआरआर, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों मिला के, हाँ मेरा विश्वास जो कंपनी में था वो हमारा मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये हमने क्या किया, आपको बेसिक बातें बताई जो सेक्शन 55 पे लिखा हुआ है। देखो सेक्शन 55 बहुत बड़ा चैप्टर है और ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं इसकी एक एक बात जो थ्योरी के है ना उसी को न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ना इसमें कम से कम 12-13 नोट्स बनाए हुए हैं। अगर उस नोट्स पे हमारी मास्टरी हो जाए तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब एक काम करेंगे, ये जो आपने लिखा ना बच्चे, इसको क्या करेंगे, ये हमारा नोट नंबर 1 था, लिख दो यहाँ पे नोट नंबर 1, और इस नोट नंबर 1 को पूरा नोट आप बॉक्स में डालिए। मैं ऐसे कई सारे बॉक्स आपको दूंगा जहां पे इस चैप्टर को आपको समझाते हुए बात करूंगा। आप इस नोट नंबर 1 को बॉक्स में डाल दो, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा रिवीजन के टाइम पे, पूरा बॉक्स में जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा अब मैं काम करता हूं, अब मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। एक क्वेश्चन आपका हो गया सबको, यहां तक लिख लिया बच्चे, कर दिया बॉक्स में सबने, कर दिया सबने। अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 था ना बच्चे, इसी बैलेंस शीट को कंटिन्यू करता हूं। मतलब जो बॉक्स में डाल दिया वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने नोट लिखाया। अब मैं इस बैलेंस शीट के आगे कंटिन्यू करता हूं। लिखिए जरा, जहां नोट खत्म होगा उसके बाद ही लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, एज्यूम इन above given balance sheet, assume in above given balance sheet, कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम its preference shares by issuing कहता है न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कहता है मेक एंट्रीज। वो बोलता है जरा बताओ इसकी एंट्रीज क्या होंगी। लो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहता है कि इसी बैलेंस शीट में आप एज्यूम करो कि प्रेफरेंस शेयर को हमें रिडीम करना चाहिए नए शेयर्स इशू करके आपका यहाँ पे, ठीक है ना। बोलता बताओ एंट्री क्या होगा। आपको एंट्री पास करने आता है, एंट्री पास करने तो आता है ना। रूल क्या होता है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एक था जी और मैं भूल गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस, यही नाम था ना, ये तो सबको याद है। ये तरीका फॉलो नहीं करना। अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप तो समझो कि ये चैप्टर तो कभी समझ में आपको नहीं आने वाला। मैंने एक बहुत सिंपल तरीका आपको पहले भी कई चैप्टर में दिया हुआ है, आज फिर से देता हूं। पता है आपको रूल क्या फॉलो करना बच्चे, एसेट साइड में कोई भी नाम अगर ये इंक्रीज करता है, लिखिए मेरे साथ बैलेंस शीट के साथ यहां पे, अगर इनमें से कोई भी नाम अगर आपका इंक्रीज करता है तो जरा बताओ हमने क्या बताया है, आप इसको डेबिट करेंगे। पता है ये सबसे सिंपल तरीका है। जब आप छोटे बच्चे थे तब पता नहीं क्या क्या सिखाया गया था, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना हम इसी तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं कि एसेट्स का कोई भी नाम बढ़ना डेबिट होगा, और मेरे बच्चे इधर का कोई भी नाम अगर आपका डिक्रीज होगा, मतलब एसेट साइड का कोई भी नाम अगर कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, जिसको आप डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, ये डिक्रीज अगर हो गया तो क्रेडिट करेंगे, है ना। ये रूल हमें फॉलो करना है। कहते हैं कि लायबिलिटी साइड का कोई भी नाम, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे लायबिलिटी हो, कुछ भी, अगर इनमें से कोई भी चीज इंक्रीज करता है, मेरे साथ साथ लिख रहा हूं यहां पे, अगर इंक्रीज करता है तो आपको यहां करना होता है क्रेडिट, और इनमें से कोई भी नाम अगर आपका डिक्रीज कर गया, डिक्रीज,
तो आपने क्या करना होता है बच्चे, आप इसे करते हैं डेबिट। ये रूल हमें क्या करना, याद रखना है ना। ये कई बार हमने हमेशा पढ़ा हुआ है। सर याद कैसे रखेंगे, क्यों याद करने में कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे बताओ, जब इनका ध्यान दो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, सिंपल तरीका आपका। जब कैपिटल का, लायबिलिटी का या रिजर्व का मतलब इनकम का, अगर हम इनका अकाउंट बनाते हैं अकाउंट, तो बताओ इनका ओपनिंग बैलेंस किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में, है ना बच्चे। इनका हमेशा लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा उनका बढ़ना क्या करूंगा, क्रेडिट आपका, मतलब जहां बैलेंस लिखा जाएगा उधर हम बढ़ने को दिखाते हैं, और अपोजिट साइड में क्या दिखा देंगे, घटने का आपका। मेरे बच्चे इनका एसेट्स का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है। तो जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा उनका बढ़ना क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा, और घटना क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। जहां पे ओपनिंग बैलेंस वहां बढ़ने की बातें करते हैं, ठीक है ना। चलो ये काम हमारा हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, पूरे चैप्टर में फिर एंट्रीज सीखना और कुछ नहीं सीखना। तो मैं आपको बताता हूं इसकी एंट्रीज क्या बनेगी। लिख लिया क्वेश्चन हमने, तो मैं आपको थोड़ा इसको मिटा दो बच्चे, मुझे जगह चाहिए, इससे मिटा देता हूं। ये नोट आपके पास है ना, जब बोलूंगा तो आप उसको देख लेना। आइए मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर में नंबर 1 आपका पहला एंट्री। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां देखो जरा, यहां देखो। मुझे इनको रिडीम करना है बच्चे, मुझे इनको रिडीम करना है, मतलब इनको हटाना है। मुझे बताइए, अगर मैं इनको हटाऊंगा तो मुझे इनको इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, डिक्रीज। तो मुझे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो मैं पहली एंट्री में क्या करूंगा, अपना जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप इसको हटाइए। आप इसको बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, जरा बताओ बैलेंस शीट में अमाउंट कितना बच्चों, 6 लाख। तो आपने 6 लाख से इसको हटा दिया। पता है अब ये पैसा मुझे इनके मालिक को पे करना है, इनके मालिक, इनके होल्डर को, यानी कि प्रेफरेंशियल होल्डर को। तो मैंने कैपिटल तो हटा दिया, लेकिन मैं एक यहां पे लायबिलिटी को बढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट, उनको मुझे पे करना है। बताओ ना, लायबिलिटी साइड का कुछ भी बढ़ना क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, लिखिए यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो हमने क्या करना है, इनको पेमेंट करना है आपका। जरा बताओ कितना अमाउंट पे करना है जी, 6 लाख, 6 लाख रुपए, यही पे करना है ना बच्चों। लिखो मेरे साथ नरेशन यहां पे, ये एंट्री है बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें पेमेंट करना है, उस अमाउंट की हमने ये एंट्री किया बच्चे, उसका एंट्री किया कि हमें इनको पेमेंट करना है। पता है आपने ड्यू कर दिया, ठीक है, लेकिन आप इनको पेमेंट करने की तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते जब तक कि सेक्शन 55 को कंप्लाई न कर दो। आपके हाथ को किसने रोका है जी, सेक्शन 55 ने। वो कहता है भैया पहले मुझे कंप्लाई करो फिर आप काम कर सकते हो। तो मैं ना यहाँ पे एंट्री नंबर 2 करूंगा सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए। जरा बताओ कंप्लाई कैसे करूंगा जी, यहां देखो जरा एक बार, या तो नए शेयर्स इशू कीजिए, या फिर आप क्या करो, जो फ्री रिजर्व है मतलब जनरल रिजर्व, फिलहाल हमारे एग्जांपल में उसको कहां ट्रांसफर करो आप, सीआरआर में, या पार्टली 1 फ्रॉम पार्टली 2 आपका। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। कहता है कि आप एक काम करो, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करो बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले। जरा बताओ ये किसकी बात कर रहा है, 1 की, 2 की या 3 की, 1 की बात कर रहा है ना बच्चे। वो कहता है कि नए शेयर्स इशू करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम नए शेयर्स इशू करने की एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन मुझे बताओ इस क्वेश्चन को देख के क्या कहीं पर भी क्वेश्चन बता रहा है कि शेयर्स टोटल कितने के इशू किए जाएंगे। देखो जरा, वो कह रहा है कि एक शेयर 10 रुपए का, चलो समझ में आता है, लेकिन टोटल शेयर्स कितने के इशू किए जाएंगे कहीं बता रहा है बच्चे, क्वेश्चन में आपका नहीं बता रहा है। लेकिन सेक्शन अगर 55 को पढ़ा जाए तो कहता है कि नया शेयर्स कितना इशू करना होगा, अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपका जितने रुपए के शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो उतने रुपए से नया इशू करना पड़ेगा। तो जरा बताओ देख कर कि कितने के शेयर्स रिडीम हो रहे बच्चे, 6 लाख, यानी कि 6 लाख का में नया इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एंट्री लिखिए, जब नए शेयर्स इशू करेंगे तो इसमें कोई डाउट ना हो कि पैसे आएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट आपका। जरा बताओ ना हमें कितने रुपए के शेयर्स इशू करने हैं जी, 6 लाख रुपए का आपका, 6 लाख के, है ना बच्चे। और साथ ही साथ जरा बताओ लायबिलिटी साइड में हमारा क्या बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने क्या किया, यहां लिखा 6 लाख रुपए का अमाउंट, है ना। ये आपका काम हो गया। बैंक आपका एसेट है जी, बढ़ना डेबिट होगा, डेबिट किया। कैपिटल का बढ़ना क्या होगा बच्चे आपका, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट किया यहाँ पे आपका।
और लिखो यहाँ पे नरेशन। जरा कोई बताएगा कितने शेयर्स इशू किए गए होंगे? 60,000। तो आपका यहाँ पे हो गया बीइंग, लिखिए यहाँ पे 60,000 शेयर्स issued of ₹10 each, to comply section 55, पर बच्चे सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे 60,000 शेयर्स इशू किया 10 रुपए वाले, ठीक है ना? अच्छा चलो, अब तो हमने सेक्शन 55 कंप्लाई कर लिया, मतलब एक मालिक को हटा रहा हूं तो दूसरा मालिक मैं लेकर आ गया। मुझे बताओ क्या अब कोई आदमी इनका पेमेंट करने से मुझे रोक सकता है? अब तो नहीं रोक सकता ना बच्चे, हमने मालिक मंगा लिया जी आपका, तो ठीक है आओ अब मैं इनका पेमेंट करता हूं। तो आप जब इनका पेमेंट करोगे तो अब ये भी नाम हट जाएगा बच्चे, लायबिलिटी है। जब कम होगा तो मुझे क्या करना होगा? आपका डेबिट करना होगा। तो आप एक काम कीजिए, एंट्री लिखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपका डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हमने पेमेंट कर दिया, जरा बताओ कितना हमने पेमेंट कर दिया? आपका 6 लाख रुपए आपका। तो 6 लाख रुपीज का हमने क्या किया जी? आपको यहाँ पे पेमेंट कर दिया। लिखो आप यहाँ पे, लिखो यहाँ पे बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट कर दिया, ये हमारा काम पूरा हो गया। आपको यहाँ पे लो, खत्म हो गई बात। पता नहीं इस चैप्टर में कौन सी खास बात है, आप बिलीव नहीं करोगे, इस चैप्टर को समझना बहुत कम बच्चे जानते हैं। वो कौन से बच्चे होते हैं? सिर्फ आप और बस सिर्फ आप और कोई नहीं बच्चे। तो इसमें कुछ है नहीं जी आपका, ये तो सिंपल सी बातें निकल के आती है। आपको देखो मैं कुछ भी जो न्यूमेरिकली आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा इसकी थ्योरी है बच्चे। तो थ्योरी वाली बातें मैं क्या करूँ, न्यूमेरिकली आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हो गया सबका कॉपी? यहाँ तक लिख लिया सबने आपका? चलो जी, एक बात बताओ, जब आप यहाँ से बाहर जाओगे और कोई मान लो आपसे पूछ लेता है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप कहना कि देखो जी इस चैप्टर में सिर्फ ये समझाया गया है कि अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से यानी कि मालिक का पैसा वापस करोगे तो पक्का है कि इनका विश्वास खराब होगा। इनका विश्वास अगर एक बार खराब हो गया ना तो फिर कोई भी लायबिलिटी वाला कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो बिना इनके विश्वास को तोड़े बगैर आप प्रेफरेंस वालों का कैसे पेमेंट कर दोगे, वही सेक्शन 55 में आपको बताया गया है। उसी में से मैंने क्या किया, आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया, ठीक है ना जी? चलो अब मैं इसको मिटा दूं बच्चे, ये नोट आपके पास रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो आप नोट नंबर 1 में अपने आप को क्या करेंगे, वहां पे चेक करेंगे जब बोलूंगा। इसको मिटा देता हूं मैं आपका, ये काम हो चुका हमारा। चलो अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, और आगे ये मिटा दूं। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। आप एक काम कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 रेडी करेंगे आप। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आप आए यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2। एक काम करो, आप एक बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। मैं पुराने फॉर्मेट में बनाऊंगा। सर नया फॉर्मेट आ गया है। हाँ बच्चे मुझे पता है, मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप चिंता ना करो, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके बुक्स का, तो वहां पे सब कुछ मैं नए फॉर्मेट में ही करूंगा, ठीक है ना? आप चिंता ना करें। लिखो यहाँ पे, कहता है कि बैंक में मान लो यहाँ पे 11 लाख रुपए का अमाउंट आपका है, 11 लाख आपका, और कहता है कि इनके जो अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स ये आपका 19 लाख का। एक बात और बता दूं, अभी कई सारे सवाल आपके दिमाग में उठने शुरू हो जाएंगे, कई सारे सवाल। उन सवाल उठने का मतलब है कि अकाउंट्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब है आपका, बट आप चिंता नहीं करना, वो सवाल मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आने वाला है। मैं खुद सही समय पर उसको दूर करूंगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जब ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए सवाल को दबा के रखें, मैं खुद आपको उसको लेकर आऊंगा। ये हो गया बच्चे, यहाँ पे लिख लिया आपने, यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे ये 30 लाख रुपए कहां से आए जी? तो कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कहता है कि आपका मान लो 8 लाख का अमाउंट है, कुछ भी हो सकता है, डमी फिगर है, ऐसे दिमाग से निकाल रहा हूं। ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है आपका यहाँ पे मान लो कितना ले लो, चलो यहाँ पे 7 लाख का अमाउंट लिख लो, यहाँ पे 7 लाख अमाउंट आपका है।
कहता है कि जनरल रिजर्व, हमने कहा था जनरल रिजर्व का मतलब होता है ये फ्री रिजर्व है, मतलब कंपनी इसके नाम का जो पैसा है, मान लो ये अमाउंट कहता है जी आपका 9 लाख का अमाउंट, ये कंपनी जब चाहेगी तब बिजनेस बाहर ले, कंपनी मतलब कंपनी के मालिक बिजनेस बाहर लेके जा सकते हैं, फ्री पैसा बचे। और फिर लिखो यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज, जरा बताओ कितना बच गया, कितना बच गया, 6 लाख का अमाउंट आपका, तो 6 लाख रुपए आपका यहाँ, ये भी हो गया आपका 30 लाख, दोनों साइड हमारा यहाँ पे टैली कर रहा है, लीजिए यहाँ पे टैली कर रहा है आपका, हो गया बच्चों, लिख लिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद लिखेंगे, कहते हैं कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स by utilizing its own resources। ध्यान से कहता है कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है अपने रिसोर्स को यूज करके, बोलता है कि मेक एंट्रीज, पूरे चैप्टर में एंट्रीज करना है, कुछ नहीं आपको, बोलता है एंट्रीज करो आप यहाँ पे। जरा बताओगे आप कि कंपनी का अपना रिसोर्स क्या है, रिजर्व है ना बच्चे, यानी कि इस बार क्वेश्चन में कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करना चाहती, वो कहती है कौन मालिक को लेकर आएगा, जो रिजर्व हमारा 9 लाख का है ना, हम इसमें से क्या करते हैं, कसम खा लेते हैं कि भैया कितना पैसा जी, 7 लाख, जितने के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उतना पैसा हम कंपनी से बाहर नहीं निकालेंगे जब तक लायबिलिटी का पेमेंट ना हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, कहीं पे क्वेश्चन ने बताया कि अपना रिसोर्स कितना यूज किया जाएगा, कहीं बता रहा बच्चे आपको, नहीं सर, बट हमें पता है क्योंकि सेक्शन 55 में बात कहा गया है कि अगर आपको रिसोर्स यूज करना है या फिर नया इशू करना है तो कितने से करना होगा, जितने के शेयर्स आपको रिडीम हो रहे हैं उनके फेस वैल्यू के बराबर आपका, है ना। चलो शुरू करता हूं, आप एक काम करो, सॉल्यूशन में आप यहां पे मेरे साथ आएंगे, एंट्री पास करना शुरू करेंगे जी। नंबर वन ये देखो, मुझे इनको हटाना होगा बच्चे, मुझे इनको हटाना होगा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है आप उसको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। लिखिए यहां पे आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को आप यहां पे डेबिट करेंगे। जरा बताओ ना कितना अमाउंट है वो, 7 लाख, तो ये लीजिए 7 लाख रुपए से हमने क्या क्या इसको डेबिट कर दिया। मुझे बताओ ये पैसा मुझे किसको पे करना है, तो लिखेंगे यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, हुआ ना। अच्छा बताओ क्या मैं नरेशन लिखूंगी अब, ठीक है आपके लिए सर, ठीक है, हमें पता है अभी पिछले क्वेश्चन में आपने लिखाया था वो बार बार क्या लिखाओगे आप, तो ये अमाउंट ड्यू करने का हुआ बच्चे। मुझे बताओ क्या मैं इनका भी पेमेंट कर सकता हूं, नहीं सर, इनके पेमेंट करने के पहले आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना पड़ेगा। आप ड्यू करो, कोई नहीं रोक सकता आपको, मतलब जो करना करें आप, लेकिन पेमेंट करने के पहले आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जरा बताओ इस पर कैसे कंप्लाई करूंगा, मतलब कसम खाऊंगा। कसम खाने का मतलब क्या जी, जरा बताओ जनरल रिजर्व को मुझे कितने से कम करना है, 7 लाख, इधर का कोई भी नाम अगर कम होगा तो मुझे क्या करना होगा, डेबिट, अभी बताया था मैंने आपको। तो आप एक काम कीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, कितना मेरे बच्चे, 7 लाख। और बताओ इसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, CRR आपका, मतलब हमने पैसा फ्रीज कर दिया कि ये पैसा कंपनी से बाहर नहीं निकालूंगा, ये पैसा कंपनी में रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। चलो लिख दो इसका नरेशन, सेक्शन 55 complied with face value of redeemable प्रेफरेंस शेयर्स, है ना बच्चों, जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उनके फेस वैल्यू हमने क्या किया जी, कंप्लाई किया आपका CRR को बना के। मुझे बताओ इसके बाद तीसरी एंट्री हमें क्या करना होगा, इनको पेमेंट करने का। तो आओ जी मैं इनका पेमेंट करता हूं, जरा बताओ इनको अगर पेमेंट करना है तो मैं डेबिट करूंगा ना बच्चों, बोलो ना, नहीं बोलोगे आप, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आप यहां पे डेबिट कीजिए, कितना अमाउंट है वो, 7 लाख, और हमने अगर पेमेंट किया तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, टू बैंक अकाउंट। सिर्फ बात बताओ क्या टू बैंक की जगह टू कैश नहीं कर सकता, नहीं बच्चे,
टू कैश नहीं करना, कंपनी की डीलिंग बड़ी बड़ी है ना, बैंक से ही होता है, बैंक से अपने काम करना होता है। तो आपने क्या किया, 3 एंट्री पास किया यहाँ पे आपका, आप प्लीज कॉपी कर लो। पहली एंट्री में आपका डी हुआ, दूसरे में सेक्शन 55 कंप्लाई किया, तीसरे में हमने पेमेंट किया आपको यहाँ पे, ठीक है ना। एक काम करूं मैं इन एंट्रीज को पास करने के बाद एक नया बैलेंस शीट दिखा दूं। नया बैलेंस शीट कैसा दिखेगा आपका? सर नए फॉर्मेट में दिखाओगे? नहीं बच्चे, पुराने फॉर्मेट में। जब बुक्स के क्वेश्चन करूंगा तो नए फॉर्मेट में करूंगा। एग्जाम में या तो एंट्रीज आएगा या साथ साथ कहेगा कि भैया एंट्री के साथ साथ आप ना बैलेंस शीट भी बना दो। तो एक काम कीजिए, जहां पे आपका ये एंट्री खत्म हुआ ना, उसके बाद लिखिए यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ये कब बनना बच्चे? आफ्टर रिडम्पशन। रिडम्पशन के बाद आपको दिखा रहा हूं नया बैलेंस शीट कैसा बनेगा आपको यहाँ पे, नया बैलेंस शीट। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक नया बैलेंस शीट बनाया। लिखिए मेरे साथ, जरा बताओ बैंक हमारा कितना हो गया? यहां देखो, यहां देखो, पहले 11 लाख का अमाउंट था, नजर यहां 11 लाख का अमाउंट था बच्चे। अब बताओ इस एंट्री में कुछ बैंक में हुआ? नहीं सर। यहां कुछ बैंक में हुआ? नहीं सर। हमने पैसा थोड़ा रिसीव किया है, हमने तो सिर्फ कसम खाया जी कि कंपनी में जो टोटल एसेट्स 30 लाख के थे, इसमें से 30 लाख में 9 लाख रुपए रिजर्व का पैसा था। हमने इनमें से कह दिया कि 7 लाख रुपए कंपनी से बाहर नहीं निकलेंगे। यही क्या ना बच्चे, आपका पैसा थोड़े कोई है आपका। अच्छा हाँ, 7 लाख यहां पे कर दिया। तो जरा बताओ कि 11 लाख में अगर 7 लाख का पेमेंट किया तो बैंक में कितना बच जाएगा? 4 लाख का अमाउंट नहीं होगा बच्चों? बोलो ना, 4 लाख ही होगा ना? अरे बोलते क्यों नहीं, 4 लाख ही होगा ना। अच्छा, अदर एसेट्स, आप मुझे बताइए कि अदर एसेट्स आपका यहाँ पे 19 लाख का था, कोई चेंज हुआ उसके अंदर में? नहीं सर। तो आज भी कितना रहेगा आपका? 19 लाख का अमाउंट आपका, 19 लाख का अमाउंट। आप इसको क्या करो, यहाँ पे कितना आ गया जी? 23 लाख रुपए। तो 23 लाख रुपए आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा इधर आ जाओ, आप मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल, जरा बताओ पहले कितना था? हाँ जी, 8 लाख। क्या कोई चेंज हुआ उसके अंदर में? नहीं सर। तो फिर आज भी वो कितना रह जाएगा? 8 लाख, कोई चेंज ही नहीं हुआ। अरे हाँ, ये तो रिडीम हो गए, ये 7 लाख खत्म हो गया, देख रहे हो आप। इनको आपने क्या क्या रिडीम कर दिया, हटा दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। जरा बताओ जनरल रिजर्व जो आपका पहले 9 लाख रुपए हुआ करता था, अब वो कितना रह जाएगा? बोलो ना। 9 लाख में 7 लाख तो हटा दिया ना बच्चे, तो अब इस अकाउंट में 2 लाख ही तो बच जाएंगे आपका, 2 लाख रुपीज का अमाउंट आपका। इसके बाद एक नया नाम यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया आपका? CRR। बताओ कितने से आ गया आपका? 7 लाख आपका, 7 लाख रुपए का अमाउंट आपका यहाँ पे निकल के आ गया। और जरा बताओ हमारी लायबिलिटी जो है वो कितने निकल के आ गई यहाँ पे? लायबिलिटीज आपको यहाँ पे, इसने कोई चेंज नहीं किया ना हमने, 6 लाख रुपीज का अमाउंट आपको यहाँ पे। तो देखो आज भी बैलेंस शीट हमारा टैली है, 23 लाख का अमाउंट आपको यहाँ पे टैली कर रहा है। और ध्यान रखना, जो एक नया नाम क्रिएट हुआ था जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्रिएट भी हुआ था बच्चे और डेबिट भी हुआ, वो कैंसिल हो चुका है, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, है ना। जितना क्रेडिट था उतना डेबिट था, तो अल्टीमेटली टैली कर रहा है। आई बात समझ में? एक बार जरा नजर यहां डालो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां देखो जरा। इनका विश्वास था कि भैया मेरे पेमेंट होने के बाद 7 और 8 कितने हो गए? 15 लाख रुपए, ये 15 लाख का पेमेंट होगा। ये पैसा तो फ्री था, ये तो कभी भी कंपनी के मालिक घर से बाहर, बिजनेस से बाहर लेके जा सकते थे, हम इन पे विश्वास नहीं करते। लेकिन हाँ, ये 15 लाख रुपए कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए। क्या 15 लाख अब दिख रहा है? सर हाँ, अभी भी दिख रहा है। एक तो 8 लाख ये और 7 लाख आपका ये CRR के नाम का जो 7 लाख है वो बिजनेस बाहर नहीं जाएगा, वो कंपनी में ही रहेगा जब तक लायबिलिटी एग्जिस्ट करेंगे बच्चे आपका। तो अब देखो ना, पहले फ्री पैसा कितना था हमारे पास? 9, अब कितना रह गया? सिर्फ 2। अगर कंपनी के मालिक को मन कर रहा है तो बिजनेस से सिर्फ 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, बस आपका यहाँ पे ये काम हमारा पूरा हुआ। देखो 1-2 सवाल दिमाग में उठ रहे होंगे, वो अगर उठ रहे कुछ सवाल अभी दिमाग में, कुछ है सवाल जी किसी के पास? कोई है सवाल? पक्का नहीं? हाँ जी बोलिए। लो अभी आएगा वो पॉइंट आपका, नहीं यहां तक कोई सवाल दिमाग उठ रहा है अभी आपका? तो आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल उठना चाहिए था, नहीं उठ रहा, पता नहीं क्यों, पर देखता हूं कब वो उठ जाएगा, मुझे चाहिए वो सवाल आपकी तरफ से। अगर आप नहीं बता पाए सवाल तो फिर लास्ट में खुद बताऊंगा। ये हो गया सबको यहां तक? बिठा दूं मैं यहाँ पे? चलो कितने एग्जाम्पल हो चुके बच्चे? 2। आपको विश्वास नहीं होगा, इस चैप्टर के चलते पता नहीं कितने बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, कितने बच्चों ने। वो इस चैप्टर में पता नहीं क्या परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत सिंपल है। मैं काम करता हूं, इसको मिटा दूं मैं? सर हाँ,
चलो मैं एक काम करता हूं, अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। आपका थर्ड मेरे साथ एक लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखना। एक बैलेंस शीट आप बनाएंगे यहाँ पे ऑफ एक्स लिमिटेड। लिखा आपने? लिखा बच्चे? इस बैलेंस शीट में छोटा सा ही बनाएंगे आप, जितना पहले यूज हुआ था उतना जगह लेंगे हम। कहता है कि बैंक में यहां मान लो आपका 14 लाख का अमाउंट है, 14 लाख 14 लाख रुपए। और कहता है कि जो आपके अदर एसेट्स है, मतलब मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, कुछ भी आपका, वो सब मिला के कहता है कि 16 लाख का अमाउंट आपका है। तो जरा बताओ ना, ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 30 लाख, 30 लाख रुपए का अमाउंट। आप लिखिए यहाँ पे, कहता है कि इनका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका, ये कहता है जी आपका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख रुपए का अमाउंट। फिर कहता है कि यहां पे जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये लिखो। कितना लिखो इस पर जरा बताओ? नहीं, उतना नहीं लिखूंगा, 8 लाख रुपए लिखो, 8 लाख। फिर लिखो यहां पे जनरल रिजर्व। कहता है कि जनरल रिजर्व जो आपके पास यहां पे है, वो मान लो यहां पे कहता है जी आपका 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख रुपए का अमाउंट। और फिर लिखो यहां पे, कहता है कि लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बताओ जरा कितना हो गया आपका? 13 लाख ना, 13 लाख का अमाउंट आपका। तो ये भी कितना हो गया जी आपका? 30 लाख का अमाउंट। 30 लाख 30 लाख दोनों से टैली कर रहा है। लिख दिया हमने यहाँ पे। 30 लाख रुपए के हमारे एसेट्स हैं, वो 30 लाख कहां से है वो मैंने आपको बता दिया। अब कहता है यहाँ पे नीचे में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार। पार का मतलब क्या हो गया बच्चे? फेस वैल्यू, है ना? मतलब जितने के आपके शेयर्स हैं उतना हमें पैसा क्या करना? वापस करना है। कहता है इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड टू इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स। ध्यान से इस बार, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ऑफ ₹10 each, एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट आती है, एंड इफ रिक्वायर्ड कॉमा कंपनी विल यूज इट्स ओन रिसोर्सेज, इट्स ओन रिसोर्सेज। कहता है कि अगर रिक्वायरमेंट आई तो कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करेगी। बोलता है मेक एंट्रीज। बोलता बताओ इसके एंट्रीज क्या होगी? पता है कौन सा कंडीशन सिखा रहा हूं मैं आपको? थर्ड वाला, जहां शायद पार्टली फ्रॉम शेयर्स इशू होगा और पार्टली फिर क्या होगा जी? कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करेगी, है ना? कुछ भी हो, कौन सी बड़ी बात है, हम सब कुछ जानते हैं। आप यहां पे लिख लो, फिर मैं इसकी एंट्री दिखाता हूं। हो गया बच्चे? लिख लिया सबने? लिख लिया? जरा आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर में, सॉल्यूशन के अंदर में नंबर वन पहली एंट्री। मुझे बताओ ना, पहले मैं क्या करूंगा? इनको ड्यू करना पड़ेगा, है ना बच्चे? तो आप एक काम कीजिए, यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट है बच्चों यहाँ पे? 8 लाख। तो 8 लाख रुपए हमने यहां पे डेबिट कर दिया। बोलो ना, ये पैसा मुझे किसको पे करना है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। आपको नहीं लग रहा कि आज मेरी हैंडराइटिंग अच्छी लग रही है? थैंक यू जी। मेरे क्या बात करता है, इतना अच्छा लग रहा है फिर भी बोल रहा थोड़ी सी। मेरी हैंडराइटिंग सच्ची में अच्छी है, लेकिन मैं गन्ना गन्ना जानबूझ के लिखता हूं। पता ना रीजन, मैंने बताया आपको, ठीक है? अब देखो एक बात बताओ, हमने ड्यू तो कर दिया, लेकिन क्या मैं अब इनका पेमेंट कर सकता हूं? नहीं सर। मेरे हाथ को किसने रोका हुआ है जी? सेक्शन 55 ने। बोलता है कि पहले मुझे आप कंप्लॉय करो। आओ जरा देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। इस बार कहता है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, 10 रुपए वाले। चलो जो बोलेगा पहले वो काम कर लो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना बच्चे। आपने क्या किया जी, शेयर से इशू किया, कितने इशू किए हमने 50,000। तो मुझे बताओ ना 50,000 शेयर्स अगर इशू करता हूं 10 रुपए वाले, तो बैंक में कितने रुपए आ जाएंगे 5 लाख आएगा ना बच्चों। और बताओ कैपिटल भी हमारा कितना बढ़ जाएगा जी 5 लाख से 5 लाख का इशू कर दिया। मुझे बताओ सेक्शन 55 कंप्लाई कितने से करना था 8 लाख, कितना हो गया, कितने की कमी है। तो अब मैं क्या करूं, तो कहता है कि देखो जी अगर कुछ कमी आती है, यहां देखिए इफ रिक्वायर्ड, अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करेगी। हाँ। तो देखूंगा अभी आगे आएगा सब कैसे जाएंगे। अभी तो चैप्टर को शुरू किया है बदमाश, अभी बहुत सारी बातें होने वाली है जो चीज आप सोच भी नहीं सकते। अभी समुद्र है उसके अंदर एंट्री करा रहा हूं, अभी किनारे किनारे तैरा रहा हूं, अभी अंदर घूमेगा उसके अंदर, क्यों चक्कर खा रहा अभी। आज जरा ध्यान से, कहां गया भुला दिया बदमाश ने। अरे हाँ, कंपनी यहां पे क्या करेगी, अपने रिसोर्स को यूज करेगी। तो जरा बताओ रिजर्व में कितने रुपए थे आपके, चाहिए कितना, अभी कमी आ रही है, बोलता है कि नहीं बदमाश, कमी आ रही है, नहीं आ रही है। कमी आएगी तो क्या करेंगे आगे देखेंगे हम यहाँ पे। तो आप एक काम करो, पहले तो जनरल रिजर्व अकाउंट से जरा बताओ मैं कितने निकाल दूं, बोलो मैं कितना निकालूं 3 लाख। और इस 3 लाख को मैं कहां ट्रांसफर कर दूं जी सीआरआर, इसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आपको, ठीक है। आप बताओ कितना अमाउंट आपका हो गया 3 लाख। अगर मान लो कोई एक लेमैन, कोई मतलब अनपढ़ आदमी आपसे पूछता है कि इस एंट्री का क्या मतलब है, तो क्या बताओगे कि एक तरीके से हमने पैसा जो फ्री था उसको फ्रीज कर दिया, हमने कसम खा लिया कि भैया ये पैसा बिजनेस से बाहर नहीं निकालूंगा। ये हमने विश्वास किसको दिलाया, लायबिलिटी वालों को, ठीक है ना। अच्छा बताओ ये दोनों एंट्री जो आपने पास किया, अब इनसे तो सेक्शन 55 कंप्लाई हो गया ना बच्चों, बोलो ना। क्या अब कोई पेमेंट करने से रोक सकता हमें, नहीं सर। तो आप अब इनका पेमेंट करते हैं। आप एक काम कीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जरा बताओ कितना पेमेंट करना हमने, बोलो ना, नहीं बोलोगे। 8 लाख पे कर दिया हमने, यहाँ पे काम खत्म हो गया, एंट्री कंप्लीट आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं, बोलते हैं यार ये तो हमें समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या था आपका, ये तो बहुत सिंपल आपका। आप यहां तक कॉपी कर लो पहले आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया सबका, सबका हो गया। क्या करिए उसके अंदर में, हो गया ये, ठीक है। देखो एक काम कीजिए आप, जरा निकालो बेसिक कंडीशन, मैंने मिटा दिया बच्चे आपके पास से, जरा निकालना उसको। अब बेसिक कंडीशन में आप पढ़िए मेरे साथ पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा था कि कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए मेरी बात, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीमेबल, तो वो तो बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में कहा था कि कंपनी विल क्रिएट सीआरआर, है ना बच्चे, क्या लिखा था फ्रॉम फ्री रिजर्व, था ना वहां पे, हमने कहा था कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। आपका फ्री रिजर्व वहां था ना आपका, कीजिए अंडरलाइन फ्री रिजर्व को, आपका आप करेंगे अंडरलाइन। अब देखो क्या फ्री रिजर्व में सिर्फ जनरल रिजर्व होता है, नहीं सर, बहुत सारे नाम होते हैं। फ्री रिजर्व जो नाम है ना बच्चे, इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, वो एक ही नाम नहीं होता। तो सर कौन कौन से नाम होते हैं, आइए इसी बात को लेकर मेरा नोट नंबर 2 है, मैं आपको यहां पे क्लियरिफाई करूं कि आखिर फ्री रिजर्व होते कौन कौन से हैं, और अगर ये फ्री है तो बाकी रिजर्व को हम क्या बोलेंगे आपका, ठीक है ना। अभी तक नोट कितने लिखा है मैंने आपको, 1, आप लिखेंगे मेरे साथ नोट नंबर 2, लिखिए यहां पे नोट नंबर 2। जितने भी नोट आपको मैं दे रहा हूं वो नोट कंप्लीट होने के बाद आप उसको बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है ना। नोट नंबर 2 लिखना, रिजर्व्स कैन broadly be divided in 2 parts। पर बच्चे कहता है कि रिजर्व्स जो हैं हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से जी। नंबर ए लिखना, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, सर ये क्या होते हैं, लिखना डैश देख इसके बारे में, these reserves are free from any specific
स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। मेरे बच्चे इन रिजर्व्स पे कोई स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन नहीं होता, ये फ्री है। मतलब लिखेंगे आगे, दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, ये किसी भी पर्पस के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखना, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड as dividend, they can be distributed as dividend among shareholders। जो शेयर होल्डर्स बचे उनके बीच में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड के रूप में, मतलब फ्री पैसा है। हमने कहा था ना फ्री का मतलब क्या, जो डिविडेंड दे सकते हैं आपका, फ्री। सर बताओ ना इसमें कौन से नाम आएंगे, लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल। देखो एक नाम तो मैं आपको दिखा चुका हूं, जनरल रिजर्व, दिखा ना बच्चे हमने, बोलो ना, ये नाम था ना अभी आपका। फिर लिखिए आप कॉमा देके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर आपको बैलेंस शीट में दिख जाए तो ये भी क्या होता है, फ्री होता है। पता है प्रॉफिट लॉस को अब कभी कभी देखा गया है बैलेंस शीट में लिख देता है सरप्लस के नाम से, तो आप परेशान नहीं होना, सरप्लस नाम जो बता रहा है वो प्रॉफिट लॉस का ही दूसरा नाम है आपका, है ना बच्चे। नया जो फॉर्मेट आपका आया आपका बैलेंस शीट का 129 के अंदर में, उसमें प्रॉफिट लॉस को कभी कभी सरप्लस नाम दे देगा, तो परेशान नहीं होना, उसी का दूसरा नाम आपका है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे तीसरा नाम, कहता है कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ऑब्लिक फंड, कभी रिजर्व कह देगा कभी फंड कह देगा। सर इसका मतलब क्या है, देखो नाम ही तो कह रहा है कि डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए, कभी हमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया था तो प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालकर हमने क्या किया, इसके नाम से जमा कर दिया कि यार कभी मान लो कम प्रॉफिट होता है तो इसमें से हम क्या करेंगे, डिविडेंड पे कर देंगे। नाम ही कह रहा है कि डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए पैसा, तो हम क्या बोलेंगे, फ्री आपका, ठीक है ना, फ्री। फिर लिखे आप यहां पे कॉमा देके, कहता है कि एनी प्रोविजन, लिखेंगे आप यहां पे एनी प्रोविजन देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। सर इसका क्या मतलब है, ये देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्योंकि हम बड़े बच्चे हैं, ये सारी बातें हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है इस लास्ट लाइन का, मान लो मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में हमने 5 लाख रुपए रखे हुए, है ना, कि मतलब टैक्स कितना पे करना जी, 5 लाख, लेकिन टैक्स पे करने के लिए जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 3 लाख रुपए का है। तो बताओ 5 लाख में एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 लाख, तो फ्री कितना हो गया, 2 लाख। वो पैसा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, फ्री पैसा है, उससे कोई ऑब्लिगेशन आपका नहीं है। तो कहते हैं कि इन नाम को आप ध्यान रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ और आपको परेशान करने की कोशिश किया तो इसके साथ साथ वो एक नाम और आपको दे सकता है जी, रिटेन्ड अर्निंग। कभी नाम सुना आप लोगों ने, ये दिखता है बैलेंस शीट में। एक्चुअली ये जो प्रॉफिट लॉस है ना बच्चे, इसी का दूसरा नाम है, बट कभी कभी कह देगा वो रिटेन्ड अर्निंग, तो आप परेशान नहीं होना, इनमें से कोई भी नाम दिख जाए तो वही आपके फ्री होते हैं। सर और भी कोई नाम, एक्चुअली नाम होता तो नहीं है लेकिन फिर भी लो लिख लो, अगर लिखना है तो एक नाम और कभी कभी आ जाता है बैलेंस शीट में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा हूं और कुछ नहीं बचे, ये भी जो नाम है ना प्रॉफिट लॉस का ही दूसरा नाम है आपका। तो फ्री रिजर्व में अगर आपको समझना हो कि कौन से, तो इनके सिवाय दूसरा कोई भी नाम नहीं है। आप समझ लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और फ्री रिजर्व को आपको पहचानना होगा तो सिर्फ ये नाम, और इसके सिवाय कोई भी नाम फ्री नहीं होता, कोई भी नाम, सारे आपके क्या होंगे जी, नॉन फ्री आपके हो जाएंगे, नॉन फ्री। ओ एक नाम दे दिया मैंने, नॉन फ्री, लिखो यहाँ, ये क्या था बच्चे, फ्री ना, तो बी लिखिए, सेकेंड आपका होता है नॉन फ्री रिजर्व। नॉन फ्री रिजर्व, जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फ्री दूसरा नॉन फ्री। सॉरी, लिखे इसके बारे में, दोज रिजर्व्स, या ऐसे लिखे, सच रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर सम
स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक मतलब क्या होगा जी, किसी खास पर्पस के लिए आप इनका क्रिएशन करते हैं, फुल स्टॉप। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। मेरे बच्चे, ये जो रिजर्व हैं, ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते, इन रिजर्व्स को आप यूज नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए। देखो ना, डिविडेंड पे करने के लिए कौन सा रिजर्व होता है आपके पास? फ्री, नॉन फ्री नहीं। ये किसी खास पर्पस के लिए क्रिएट किए गए हैं, तो जहां पे पर्पस बताया गया है ये वहीं पे यूज किए जाएंगे और कहीं यूज नहीं कर सकते। सर बताओ ना, कुछ एग्जाम्पल बताओगे? हाँ क्यों नहीं, लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ये नॉन फ्री है बच्चे। ये सेक्शन 52 जो है उसने हमें बताया कि पैसा कहां कहां पे यूज होगा, आप वहीं पे कर सकते हो और कहीं यूज नहीं कर सकते, नॉन फ्री आपका होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। उसी तरीके से कुछ नाम आप बताइए, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, ये नॉन फ्री है, ये जहां बोलेगा आप वहीं यूज कर सकते हैं। कुछ और नाम बताएं, जैसे कि रिवोल्यूशन रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व आपका एक नाम तो अभी भी हमने देख भी लिया जी, सीआरआर नहीं था बच्चे, ये भी तो नॉन फ्री है, एक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया जी कि प्रेफरेंसेस को रिडीम कर पाए हम यहाँ पे आपका। उसी तरीके से एक नाम और आपने सुना होगा, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए आप क्रिएट करते हैं, है ना बच्चे। उसी तरीके से पता है कितने नाम बताऊं, हमने कहा ना इसके बाद सब नॉन फ्री होते हैं, जैसे कि मान लो कहता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, किसी भी रिजर्व के नाम के पहले कोई अगर पर्पस आपको दिखा देगा, कुछ पर्पस, तो वो नॉन फ्री होते हैं। जैसे एक हो गया डेवलपमेंट रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व। अब मैं कितना नाम बताऊं, कितना नाम बताऊं, हमने कहा ना सभी आपके नॉन फ्री। और कुछ नाम लिख रहे हैं जी, तो जैसे आपने टैक्स में पढ़ा होगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, बहुत सारे नाम होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इससे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, हमने तो कह दिया कि जिनको फ्री लिखाया उन नाम को छोड़ के कोई भी नाम दिख जाएगा तो सभी को क्या बोला जाएगा? नॉन फ्री, आपका नॉन फ्री हो गया जी। अच्छा मुझे बताओ, सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए आप किसको यूज करते हो, फ्री को कि नॉन फ्री को? फ्री को, नॉन फ्री को तो नहीं करते ना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा दूं, आप इसको बॉक्स में डालिए, ये नोट नंबर 2 रहा आपका, ये बॉक्स रहा, मतलब एग्जाम में रिवीजन करते समय सिर्फ आपको बॉक्स को पढ़ लेना है, आपको सारी बातें फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगी। लो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मिटा दूं मैं। पता है इस चैप्टर में खास बात क्या है, क्यों बच्चे परेशान होते हैं? इतने अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पे है ना, उनको बिना इंटरप्रेट किए बगैर आप इस चैप्टर को समझ जाओ, सवाल ही नहीं बनता। इस सेक्शन ने इतने अच्छी अच्छी बातें कही, अभी देखना कितना मजा आएगा, जैसे जैसे चैप्टर और आगे बढ़ेगा इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, कि इसमें मतलब कुछ बोरिंग वाला चैप्टर है। हाँ जी, लिख लिया लड़की, लड़की से पूछा था, लिख लिया, ठीक है। आप एक काम करो, कितने एग्जाम्पल हमारे हो चुके जी, कितने एग्जाम्पल हो चुके? तो आओ जरा एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका। एक काम करो, एक बैलेंस शीट बनाओ ऑफ एक्स लिमिटेड, लेकिन इस पर बैलेंस शीट थोड़ा सा अजीब आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा अजीब। आपको पता है इस पर क्या करने वाला हूं? इस बार कहता हूं कि मान लो यहां पे बैंक में आपका 13 लाख का अमाउंट है, 13 लाख, और अदर एसेट्स जो आपके हैं, अदर एसेट्स वो मान लो आपका 17 लाख का अमाउंट आपका है, 17 लाख रुपए। तो जरा बताओ ये कितना आपका हो गया? 30 लाख, 30 लाख जी, है ना बच्चे। सर ये 30 लाख कहां से है? तो इधर लिखो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। मान लो यहां पे कितना लिख दो, बताओ, बोलो कितना लिख दो? 8 लाख लिख दो, 8 लाख लिख दो मैं यहां पे, लो फिर 8 लाख। फिर कहता है यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मान लो यहां पे कितना बताओ? नहीं नहीं, 7 लाख लिख देता हूं मैं, 7 लाख, ठीक है ना। अब देखो मेन चीज क्या दिखाता हूं मैं यहां, देखो मेन मजे की बात, कहता है जनरल रिजर्व, रिजर्व
ये लिखो 2 लाख रुपए का अमाउंट। बताओ ये फ्री है कि नॉन फ्री है? फ्री है। फिर कहता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बताओ ये फ्री है कि नॉन फ्री है? ठीक है, लिख दो यहाँ पे 2.5 लाख का अमाउंट। फिर कहता है यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, बताओ फ्री है कि नॉन फ्री है? नॉन फ्री है। मैंने कहा ना जितने फ्री के नाम दिखाए उनके सिवाय कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। तो ये लिख दो यहाँ पे, मान लो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है। नॉन फ्री जो होते हैं ना उनके पर्पस बताया गया है कि कहाँ क्या यूज होगा। जहां जहां उनके यूज होंगे ना मैं खुद आपको बताते चलूंगा। जब हमारा अकाउंट पूरा खत्म होगा तो सारे पर्पस अपने आप क्लियर हो जाते हैं जी। अच्छा, एक नाम और लिख दूंगा यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ ये फ्री है कि नॉन फ्री है? अच्छा, ये सब पता चल चुका आपको। चलो 1 लाख लिख दूं मैं यहाँ पे, 1 लाख रुपए का अमाउंट। और फिर जो बच गया ना उसको हमने कह दिया लाइबिलिटीज। बहुत से लाइबिलिटीज होते हैं, सबको मिला के बताओ कितना आ गया? कितना? 8 लाख पक्का ना? ठीक है। आपको पता है इस साइड में 30 लाख रुपए हो जाएगा, पता ही बात आपको? ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में, लिखेंगे नीचे में प्रेफरेंस शेयर्स, साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, रिडीमेबल कहता है कि एट पार, शेयर्स रिडीम होना है जी पार पे, शेयर्स रिडीम होना पार पे आपका। और कहता है यहां पे कंपनी इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल स्टॉप। कहता है कि इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट आती है, इफ रिक्वायर्ड अगर रिक्वायरमेंट आती है, कॉमा कंपनी विल यूज इट्स ओन रिसोर्सेज। कहता है कि कंपनी जो है ना वो अपने रिसोर्स को यूज करेगी। बोलता है कि मेक एंट्रीज, बोलता है बताओ आप इसकी एंट्रीज क्या पास करोगे। अब देखो ना ये क्वेश्चन कहता है जी कि शेयर्स को रिडीम करना पार पे, यानी कितने रुपए हो गए जी हमारे? 7 लाख के। और कहता है कि 40,000 शेयर्स इशू करोगे, 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले, तो 4 लाख ही कंप्लाई हुआ ना बच्चे। तो बताओ कसम कितने से खाना होगा मैं? बदमाश, 7 लाख क्यों? 3 लाख ना? अरे 7 लाख में 4 लाख का तो इशू हो ही गया, तो कसम तो 3 लाख से ही खाना होगा। और 3 लाख से खाने के लिए हमारे पास जरा बताओ 1 2 3 4 रिजर्व है। सही बोल रहा हूं? बदमाश, सही काम बोल रहा हूं। सिर्फ 2 हैं कसम खाने के लिए, फ्री होते, नॉन फ्री नहीं होते। नॉन फ्री तो पहले से कसम वाली चीज है, जो पहले से हम कभी ना कभी कसम खाए हुए जी यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। तो फ्री को ही मैं फ्रीज कर सकता हूं, है ना। चलो मैं एंट्री करना शुरू करता हूं, देखता हूं कौन बच्चा कितना दिमाग लगाता है। पहले काम कीजिए, आप यहाँ पाइए सॉल्यूशन के अंदर में नंबर 1 पहला एंट्री। एक काम करूं मैं प्रेफरेंस कैपिटल को हटाऊं, हटाऊं ना बच्चे? पहली एंट्री लिखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। बताओ कितना अमाउंट है? 7 लाख। लो हमने डेबिट कर दिया, लो हमने डेबिट कर दिया। बताओ ये पैसा मुझे किसको पे करना है बच्चों? तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट हमने आपको पे करना, कितना अमाउंट आपका हो गया? 7 लाख। लो पहली एंट्री कंप्लीट, हमने ड्यू कर दिया। आप मुझे बताओ क्या ड्यू के बाद पेमेंट की एंट्री कर सकता हूं? नहीं सर। मेरे हाथ को किसने रोका हुआ है? सेक्शन 55 ने। कहता है भैया पहले आप मुझे कंप्लाई करो। लो मैं उनको कंप्लाई करता हूं। ये देखो आप 40,000 शेयर्स इशू किया गया आपका 10 रुपए वाले। पहले जो क्वेश्चन बोलेगा उसकी एंट्री पास करो। तो हमने एंट्री लिखा जी बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिर्फ मैं इक्विटी ही इशू कर सकता हूं? नहीं, प्रेफरेंस भी कर सकता हूं। नोट 1 में लिखाया था कि कोई भी शेयर्स हो, हमें सिर्फ मालिक से मतलब है, वो चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस आपका हो, कोई भी मालिक हो जी आपका। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपका यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये मत सोचना कि सिर्फ बार बार हर एक क्वेश्चन में इक्विटी लिख रहा हूं तो इक्विटी ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा बात मैंने नोट नंबर 1 में लिखाया हुआ आपको। तो चलो बताओ 40,000 शेयर्स और इनटू 10 अमाउंट कितना हो गया बच्चे? 4 लाख। तो 4 लाख से भी पास एंट्री आपका यहाँ पे, एंट्री कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड एंट्री के पास। यहाँ पे थर्ड एंट्री, पता है थर्ड में मुझे एक छोटी सी परेशानी होने वाली है।
आप थर्ड एंट्री लिखना बंद कर दो, सारे बच्चे लिखना बंद कर दो, जब मैं बोलूंगा तो लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। देखो मेरी परेशानी क्या है, मेरी परेशानी क्या है, मुझे यहाँ पे सीआरआर को बनाना है जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब मैं सीआरआर को, ये एंट्री आपको नहीं लिखना, जब बोलूंगा तो लिखना शुरू करना बच्चे। मुझे बताओ सीआरआर मुझे कितने से बनाना है, बताओ ना। 7 - 4 3 लाख से आपका, तो 3 लाख से मुझे सीआरआर बनाना है मेरे बच्चे। सीआरआर को बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, ये देखो आप, पहले तो ये दोनों नाम काट दूं मैं, ये तो नॉन फ्री है जी, तो यूज होगा ही नहीं, ये दोनों यूज हो सकता है ना बच्चे। लेकिन देखो परेशानी मेरी क्या है, मैं 3 लाख रुपए का जो सीआरआर बनाना है, मैं पहले कौन सा अमाउंट यूज करूं। अगर मैं पहले इसको यूज करता हूं जनरल रिजर्व को, तो कितना अमाउंट है आपका, तो मैं क्या करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट को 2 लाख रुपए से कम कर दूंगा, है ना बच्चे, 2 लाख। चलो बताओ अभी और कितना चाहिए, 1 लाख। ये 1 लाख कहां से निकालूं मैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना बच्चे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखना क्या बदमाश, लिखना क्या, लिखना नहीं है। मैं अभी आपको एक ऑप्शन देता हूं, आपका दिमाग से करना चाहता हूं, आपका दिमाग कितना अच्छी तरीके से काम करता है। तो एक तरीका मेरे पास ये है एंट्री पास करने का, या फिर एक दूसरा तरीका मेरे पास क्या है जी, कि अगर मुझे सीआरआर को यहां बनाना है कितने से आपका 3 लाख रुपए, तो पहले मैं किसको यूज कर लूं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना यूज करूंगा मैं यहां पे, 2.5 लाख। जरा बता अब और कितना चाहिए, 50। वो 50 कहां से निकाल दूं मैं, जनरल रिजर्व से। लो मैंने आपको यहां पे 2 एंट्री दे दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस दोनों में से कौन सी एंट्री पास करूं। आप रुकेगा, पहले मेरी बात सुनेगा। पहले जब हमने आपका कंडीशन लिखाया था, तो वहां पे हमने सिर्फ ये कहा था कि फ्री रिजर्व को आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है, कहा था ना बच्चे। फ्री रिजर्व में भी कोई सीक्वेंस मैंने आपको बताया नहीं, बताया ना। तो देखो अभी तक मैंने कोई सीक्वेंस आपको नहीं बताया, एक्ट में कहीं पर भी सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं बोलता भैया बस हमें नहीं पता, आपको जो एंट्री करना कर लो। हमने आपको एंट्री दिखा दिया। जरा लॉजिकली बताओ कि आपके मुताबिक कौन सी एंट्री आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी एंट्री बोला, दूसरी वाली, ये एंट्री आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। आपको जी, सबको सेकंड वाला अच्छी लग रही है, सेकंड वाला, हाँ जी। फर्स्ट वाला, आपको फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, क्या रीजन है फर्स्ट वाला अच्छा लगने का, ऐसे ही मतलब। और सेकंड आपको अच्छा लग रहा है जी, क्यों, अगर पहले मैंने ये रिजर्व यूज किया तो कौन सा पाप कर दिया मैंने, हाँ हाँ क्या बोला, मन की बात है बदमाश, मन की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंट्स की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या अच्छा लग रहा है देखने में, साफ सुथरा, इसलिए क्यों अच्छा है ये, अच्छा यहां पोजीशन पता नहीं चल रहा आपको, हाँ जी, क्यों पहले ठीक लग रहा है, दूसरे में क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी तक किसी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का नाम आया नहीं था बदमाश, ये पहली बार आ रहा है। अरे सेक्शन 55 को अगर ठीक से स्टडी करें तो कहीं पर भी आपको फ्री रिजर्व के अंदर में सीक्वेंस नहीं बताया गया है। मतलब आप चाहो तो ये एंट्री कर लो, चाहे तो ये एंट्री कर लो, यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपका दोनों में सेम मिलेगा आपका। मेरी बात समझ आ रही है, आपके लिए ये भी एंट्री ठीक है, ये भी एंट्री ठीक है, आपका दोनों ठीक है। लेकिन हाँ अगर मैं कहूं कि इनमें से बेस्ट एंट्री को सिलेक्ट करो, तो फिर किसको बोलोगे आप, फर्स्ट में क्या दिक्कत है, बेस्ट क्या होता है इसके अंदर बदमाश, अरे दोनों बेस्ट है, मैंने कहा नहीं अभी आपको। जब कोई सीक्वेंस बताया ही नहीं गया तो फिर उसमें बेस्ट बेस्ट क्या, कोई गेम खेला बेस्ट 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 आपका, ये भी ठीक है ये भी ठीक है जी। आपको एंट्री तो लिखना है यार, हमने कहा फ्री रिजर्व में कोई सीक्वेंस नहीं है, तो आप ये एंट्री पास करेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये पास करेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। लेकिन अगर मैं कहूं कि अकाउंट्स का जितना नॉलेज अभी तक आपने गेन किया है उनको दिमाग में लेकर आओ और फिर बताओ कि इन दोनों में से बेस्ट एंट्री कौन, तो कौन सा बताओगे आप मुझे, हाँ जी। कोई सी भी कैसे कर ले, कोई एक ही एंट्री पास करेगा, दोनों एंट्री करके आएगा एग्जाम में, एक ही कोई करेगा ना, कौन सा करना चाहेगा। अच्छा मतलब ये कोई प्यार ही से है कि फर्स्ट वाला ही करना हमेशा आपका। ध्यान सुनिए, सेक्शन के मुताबिक कोई भी एंट्री करेंगे हमारे पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका फॉलो करेंगे, हम हमेशा इस एंट्री को ज्यादा वजन देंगे। सर क्यों, पता है अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे मैं आपको सिखाऊंगा
कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी ज्यादा फ्री है एज कंपेयर टू जनरल रिजर्व आपका। पता है ये पैसा भी रखा जाता है कंपनी के एक्सपेंशन पे खर्च करने के लिए। तो खैर आपको उतना भी नहीं सोचना। आपको अगर मैं दोनों में ऑप्शन दूं तो कोई बाहर का आदमी कहेगा तो क्या बोलेंगे, हम कोई भी ले सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है आपका। एग्जाम में भी कोई भी करेंगे हमें पूरे मार्क्स मिलेगा, लेकिन हम लोग हमेशा एक तरीके को फॉलो करेंगे कि जब भी दोनों में ऑप्शन आएगा तो पहले हम इसको यूज करेंगे, है ना। इसके पीछे कोई बड़ा तर्क नहीं है, लेकिन हम ये काम करेंगे हमेशा आपको, ठीक है ना। तो मैं आइए जरा इसको हटाऊं और एंट्री कौन सा लिख दूं मैं यहाँ पे। तो यानी कि आप लिखिए मेरे साथ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कितना निकाला बच्चे, बोलो ना, 2.5 लाख रुपए का अमाउंट आपका यहाँ पे। अच्छा इसके बाद क्या था हमारा, तो जनरल रिजर्व से हमें कितना निकालना पड़ा, बोलो ना, 50 निकाला ना आपने, और फिर आपने इसको कहां ट्रांसफर किया बच्चे, सीआरआर अकाउंट में। आपका कितना अमाउंट हो गया आपका, 3 लाख रुपए का अमाउंट, ठीक है। आप मुझे बताइए कि सेक्शन 55 कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, सर हो चुका। ये दो एंट्री जो हमें सेक्शन 55 दिखाती है, सर एग्जाम में हमें ऐसे करना है, नहीं बच्चे, ये तो आपको समझा रहा हूं कि ये दो एंट्री आपने 55 क्लिक किया आपका, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या करना है जी, इनका पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया हमने यहाँ पे, 7 लाख रुपए और 7 लाख। एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, खत्म होगी बात आपका। पता ये चैप्टर जब आगे बढ़ रहा है तो आपको टफ लग रहा है कि सिंपल लग रहा है, सर ये तो और भी सिंपल है, सर और भी सिंपल है, फिर ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा। इसको मिटाऊं मैं, हो गया सबको यहां तक जी। अब ना कितने नोट हमारे अभी तक हो चुके हैं जी, 2। अब मैं थर्ड में प्रोसीड करूंगा, लेकिन ध्यान रखना हमने क्या सीखा, नॉन फ्री कैन नॉट बी यूज फॉर कंप्लाइंग सेक्शन 55, पहली बात। और फ्री में देयर इज नो एनी सीक्वेंस, कोई भी पहले कोई बाद में हो सकता है, बट फर्स्ट विल टेक द प्रेफरेंस टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका। हम लोग ये काम करेंगे हमेशा, आपका कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही सर ने बोल दिया हम ये काम करेंगे। हो गया सबको यहां तक आपका, ठीक है। इंडिया में कोई भी बच्चा जो इसको यूज कर रहा होगा सोचना कि आपका साथी है, जो इसको यूज कर रहा है सोचना कि आपको दुश्मन है, बस और कुछ नहीं। इसको मिटा दूं मैं अब, हाँ जी, क्या करके आएगा उसको, मार के आएगा, हाँ गुंडा बनना चाहता है, बदमाश क्या बनना चाहता है, तो फिर क्यों उल्टी सीधी बात करता है, हाँ? आइए मैंने आपको 2 बातें अभी तक बताई है। एक बेसिक कंडीशन लिखाया था जी, क्या लिखाया था बच्चे, कि एक तो आप क्या करें, नया इशू करें, या दूसरा क्या था आपका, आप सीआरआर बनाए, या फिर दोनों मिलकर भी काम कर सकते। अभी तक इतना ही पढ़ा ना हमने। और दूसरा हमने क्या पढ़ा आपका, कि भैया आपका रिजर्व 2 तरीके का होता है, फ्री नॉन फ्री। आपने लगता है कम से कम 1 घंटा हमने बर्बाद कर दिया। किसने बोला ये सर, अरे इतनी बात अगर मैं आपको फोन करके भी बता देता कि भैया ऐसे, तो फिर आपका घर में नहीं कर लेते काम, इस बात को नहीं कर पाते सर, क्योंकि सेक्शन अभी और इन डेप्थ जाएगा। जितना इन डेप्थ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना आपको यहाँ पे हाई होना चाहिए। आइए जरा मैं अगला नोट पे लेकर आता हूँ आपको। पहले एक एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हो चुके हमारे, एग्जाम्पल नंबर 5। एक बैलेंस शीट बना रहा हूं ऑफ एक्स लिमिटेड। इस बार थोड़ा सा अजीब दिखेगा आपको, थोड़ा सा अजीब दिखेगा। आप ना एक काम करो, इस बैलेंस शीट में आप यहां लिखो बैंक, बैंक इस पर कितना लिख दूं बताओ जरा, चलो 16 लाख का अमाउंट लिख देता हूं इस बार। और पता फिर क्या बोल रहा है कि जो अदर एसेट्स आपके हैं वो आपका 14 लाख का। आपको पता है कितना हो जाएगा, बोलो 30 लाख आपका, 30 लाख रुपए के आपके सेट्स हो गए। हो गया बच्चे, पूरी बात लिखेंगे जैसे लिख रहा हूं मैं। सॉरी, कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कहता है कि मान लो 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख रुपए। ध्यान देना प्रेफरेंस को कैसे लिख रहा हूं, कहता है कि प्रेफरेंस, पूरी बात लिखेंगे मेरे साथ, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 each, कॉमा ₹8 पेड अप, ₹8 पेड। और ये कहता है 6,40,000 का अमाउंट है। मतलब ये 80,000 शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं इनटू आपका 8। ध्यान रहे बाहर में हमेशा पेड अप आता बच्चे,
तो ये 80,000 शेयर्स रहे होंगे, 8 रुपए के हिसाब से अमाउंट हो गया 640 का अमाउंट आपको यहाँ पे, ठीक है ना। फिर कहता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये कहता है आपका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख रुपए। फिर कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिए यहां पे 1,60,000 का अमाउंट है, 160। तो बताओ यहां पे लायबिलिटी कितनी बच गई, लायबिलिटीज कितना बच गया जी, कितना 12 लाख, पक्का ना 12 लाख आपका यहाँ पे। तो ये अमाउंट कितना आपका हो गया 30 लाख आपका, 30 लाख रुपए का अमाउंट, दोनों से टैली कर गया। 30 लाख हमारा यहाँ पे निकल के आपका आ रहा है। हो गया सबका, लिख लिया सबने। लिखो जरा बैलेंस शीट के बाद कहता है यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable at par full stop, कंपनी decided, ध्यान से, to utilize its own resources to the maximum extent and if required, अगर रिक्वायरमेंट आती है, if required, new equity shares of ₹10 will be issued, बोलता है मेक एंट्रीज, एंट्रीज हमें पास करना है यहाँ पे। बोलता है बताओ एंट्रीज क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन कहता है जी प्रेफरेंस शेयर्स हमें रिडीम करना पार पे, कंपनी ने डिसाइड किया कि आप अपने रिसोर्स को यूज करेंगे टू द मैक्सिमम। जरा बताओ कितना यूज कर सकता हूं मैं। ऐसे तो अपना रिसोर्स टोटल 660 है, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, बट फ्री कौन सा है, सिर्फ 5, इतना कर सकता हूं। अगर 5 की ऊपर की रिक्वायरमेंट अगर आई तो हमें क्या करना होगा, नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। यही मतलब निकल कर रहा ना बच्चे, ठीक है, लिख लिया सबने यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, देखो सेक्शन 55 जब इंप्लीमेंट हुआ था तो उसके बाद यहां पे एक नया केस आया था। अब ये केस क्या आया आप जरा चेक करो। आप देखो इक्विटी वाले तो फुली पेड अप हैं जी, है ना बच्चे, यहां नजर, यहां बदमाश, यहां इक्विटी के फुली पेड अप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेफरेंस शेयर है 80,000 शेयर से एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। अभी तक हमने पब्लिक से कितना लिया, 8 रुपए, है ना बच्चे। मुझे बताओ जब ये लायबिलिटी वालों ने इस कंपनी को कर्ज दिया होगा तो क्या सोचा होगा। हर एक आदमी जब कर्ज देता है तो देखता है यार कंपनी में मालिक का कितना पैसा है ना। जितना कंपनी में मालिक का पैसा होगा कंपनी उतनी क्या बोली जाएगी, साउंड, अच्छी बोली जाएगी। जितना मालिक का कम पैसा होगा कंपनी उतनी खराब कही जाती है बच्चे, है ना, क्योंकि उतना रिस्क होता है, कहीं डूब गया तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने सोचा था जी कि यार चलो इक्विटी वालों का 5 लाख रुपए तो आ चुका है, जो प्रेफरेंस यानी कि जो सेकंड मालिक है ये 80,000 इंटू 10 यहां पे कितने रुपए आएंगे, 8 लाख आएंगे ना। और वो 8 लाख और ये 5 कितना हो गया आपका 13 लाख। ये कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए, यही होगा ना बच्चे। अरे चलो मानता हूं कि अभी तक 8 रुपया ही आपने इनसे मंगाया है, लेकिन टोटल 10 रुपया मंगाओगे ना, क्योंकि हम कितना मंगाते हैं जितना फेस वैल्यू आपका होता है। तो कर्ज देते समय हमने सोचा था कि यार 80,000 शेयर्स पे अभी तो 8 रुपया आया, 2 रुपये और आएगा, और 80 इंटू 10 ये अमाउंट कितना हो जाएगा 8 लाख। ये 8 और 5 13 लाख कंपनी में रहेगा तब तक जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए। लेकिन ये क्या, आपने इनका विश्वास तोड़ा, एक नहीं दो। एक तो इनसे 2 रुपए और मंगाने थे आपने वो भी नहीं मंगाए ना बच्चे। और जो पैसा आ गया है वो भी पैसा वापस करने की बात कर रहा, जो बड़ा गलत काम होगा। पता है इस बात से परेशान होकर लायबिलिटी वाले फिर कहां चले गए, सेक्शन 55 के पास। बोला 55 या ये कंपनी गलत काम कर रही है। हमने सोचा था कि इनका ये अमाउंट 80,000 इंटू 10 8 लाख का अमाउंट होगा।
इन्होंने 8 लाख भी नहीं किया है और जो पैसा है वो भी वापस कर रहे हैं। आप प्लीज इसको रोको। तो सेक्शन 55 में क्या हुआ बच्चे, एक एडिशनल कंडीशन डाला गया। वो कंडीशन क्या डाला गया, लिखिए मेरे साथ, कितने नोट हमारे हो चुके हैं, 2 लिखेंगे। नोट नंबर 3, आप एक काम करो, जहां ये खत्म हुआ ना क्वेश्चन आपका, उसके आगे लिखना शुरू कर देंगे आप नोट, और नोट को बॉक्स में डाल देंगे, मतलब दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर आपका, ये आपको रिवीजन में आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे, कहा गया एज पर सेक्शन 55 partly paid preference shares cannot be redeemed। जो शेयर्स पार्टली पेड अप है हम उनको रिडीम नहीं कर सकते, फुल स्टॉप। बोला गया बिफोर their redemption they should be made fully paid by making final call। आप सुनने वाली बात, कहता है कि जो शेयर्स पार्टली पेड अप है आप उनको रिडीम नहीं कर सकते। अगर उनको आपने रिडीम करना है तो पहले आपको क्या करना होगा जी, फुल्ली पेड करना होगा। कैसे, कॉल करके। एक बात बताओ जरा, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, अगर 80,000 शेयर्स पे मैं 2 रुपए अगर और मंगा लेता हूं तो 80,000 इंटू 10 अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 लाख, मतलब फुली पेड अमाउंट आपका 8 लाख। कहा गया फुल स्टॉप के बाद, एंड देन basic condition of section 55 should be complied with face value of redeemable प्रेफरेंस शेयर्स, है ना बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स आपका। अब बताओ फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आगे ब्रैकेट में दैट इज फुल्ली पेड अमाउंट, फुल्ली पेड, ठीक है ना। तो सेक्शन 55 ने कहा कि अगर आपके जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स हैं अगर वो पार्टली पेड अप है तो पहले उनको क्या करना होगा जी, आपको फुली पेड अप करना होगा। जब मैं एक बार आपको फुली पेड अप कर दूं तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा आपका, 8 लाख रुपए। फिर बेसिक कंडीशन क्या था जी हमारा, या तो नया इशू कीजिए या सीआरआर या पार्टली फॉर 1-2 आपका वो कंप्लाई करना पड़ेगा, किससे, आपका फुली पेड अमाउंट, यानी कि पूरे 8 लाख रुपए से आपका, ठीक है ना। अब एक काम करो, इस नोट को भी आप कहां डालेंगे बच्चे, बॉक्स के अंदर में आपका। ये एक आपका अगला नोट आया यहाँ पे, जहां पे हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, हो गया। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहां देखो क्वेश्चन को, यहां देखो, क्या क्वेश्चन में कहीं भी आपको कहा है कि शेयर्स को फुली पेड अप करना है, कहीं बोल रहा बच्चे, यहां पे बोलो, कहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कभी भी नहीं बोलेगा एग्जाम में। ये हमारे मतलब ये अंडरस्टूड होना चाहिए बात कि भैया अगर हम सेक्शन 55 को जानते हैं तो ये बात हमें पता होना चाहिए आपका जी, शेयर्स को फुली पेड अप हमें करना आपका यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, मैं एंट्री करना शुरू करता हूँ। लीजिए सॉल्यूशन में आपका, ये ध्यान रखना दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर बच्चे, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये नोट मैंने लिखाया। अब मैं शुरू करता हूँ, पहला पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट एंट्री। बताओ पहले हमें क्या करना होगा जी, तो आप ना कॉल कीजिए, यानी कि आप एंट्री लिखिए यहां पे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। आपने पढ़ा ना इशू ऑफ शेयर्स, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम उस चैप्टर में सीख लेंगे। आप थोड़ा सा सुन लो यहां पे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ हमें कितने शेयर्स पे पैसे मंगाने बच्चे, 80,000 है ना, और पर शेयर कितना, 2 रुपए। तो 80,000 इंटू 2 यानी कि 1,60,000 का अमाउंट हमने क्या करना है यहाँ पे
आपका लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया जी, प्रेफरेंस शेयर आपका फाइनल कॉल, ये एंट्री है बच्चे, लिखो यहाँ पे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू हुआ, ड्यू मतलब हमने कॉल किया कि भाई आप पैसा दे दो, ये मानते हुए कि पैसा आ गया है। अगर क्वेश्चन ना बोले तो पक्का पैसा आया है ना बच्चे, क्योंकि शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। तो जरा बताओ अगली एंट्री क्या बोलूंगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। बचपन में ये एंट्री हमने पढ़ा हुआ है। तो जरा बताओ कितना अमाउंट हो गया आपका 160, 1,60,000 रुपये जो हमने ड्यू किया था, मांगा था, वो पैसा आ गया, हम ये बात मानेंगे। लिखो ब्रैकेट में नरेशन इसका, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, आपने फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लिया, हमने उसकी एंट्री पास की आपका, ठीक है ना। ये क्लियर पॉइंट यहां तक आपका, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, जब शेयर्स एक बार फुली पेड अप हो चुका है तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत अब इनको रिडीम करने से रोक सकती है? नहीं सर। तो मैं थर्ड एंट्री में क्या करूंगा जी, अब यहां पे ड्यू करूंगा, यानी कि जो हम पहले क्या करते थे, यानी कि आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, आप लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, है ना। जरा बताओ ये अमाउंट कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख ना, क्योंकि अब तो शेयर्स फुली पेड अप हो चुके हैं, और फुली पेड अप होने के बाद अमाउंट कितना आपका हो चुका, 8 लाख अमाउंट, यानी कि 80,000 शेयर्स जो थे ना आपके 10 रुपए वाले जी, उनको हमने हटा दिया, ठीक है। लिख दो नरेशन यहां पे, लिखे बीइंग अमाउंट ड्यू किया हमने, ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक बात बताओ, चलो ड्यू तो कर दिया, लेकिन क्या अभी इनका पेमेंट कर सकते हैं आप? नहीं सर। मुझे बताओ पेमेंट करने के पहले आपको क्या करना होगा, सेक्शन 55। एक काम करूं, मैं इसको मिटा दूं, यहां नीचे दिखेगा नहीं, तो मैं यहां इसको मिटाता हूं, जो नोट नंबर 3 लिखाया था, और इसकी आगे की एंट्री में यही करता हूं, ठीक है ना। ये लीजिए आप, 3 एंट्री हमारी हो चुकी थी, 4th एंट्री लिखेंगे आप यहाँ पे, 4th एंट्री। देखो कहता है इस बार की कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करेगी टू द मैक्सिमम, जितना कर सकती है। कितना कर सकती है? 5 लाख, है ना बच्चे। तो आप ये काम करो, जनरल रिजर्व, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा बुक से प्रैक्टिस कराते समय। रिजर्व आपने 5 लाख को हटाना है जी, और जरा बताओ इसको किस नाम से ट्रांसफर करना हमने, CRR, 5 लाख का अमाउंट आपका, ये हमने क्या किया, यहाँ पे CRR क्रिएट कर दिया आपका, CRR आपको, ठीक है। अब चलो बताओ क्या हमारा सेक्शन 55 कंप्लाई हो गया बच्चे? नहीं सर, हमें तो 8 लाख से करना था, अभी कंप्लाई हुआ कितना, 5, कितने की कमी है, 3 लाख। तो क्या करना होगा, कहता है भाई आप न्यू शेयर्स इशू कर लो। कौन से बोल रहा है वो, इक्विटी सॉरी, लिखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चे। अब बताओ 3 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे जी, यानी कि कितने शेयर्स हो गए फिर, ये तो 30,000 ना, बोलो ना, इंटू 10 आपका, तो 3 लाख रुपए का अमाउंट आपका हो गया यहाँ पे 30,000 इंटू 10, ये हमने शेयर्स इशू कर लिया। चलो जी, अब हमारा सेक्शन 55 कंप्लाई हो चुका है। ये 2 एंट्री जो है, ये 2 एंट्री मिलके आपका सेक्शन 55 कंप्लाई कर चुका पूरा। अब मैं 6th एंट्री में पेमेंट कर सकता हूं ना, बोलो। तो जरा बताओ कितना पेमेंट करना था हमने, कहां चला गया, 8 लाख। मैं इस एंट्री को मिटा दूं, तो मैं इसको मिटाता हूं, क्योंकि थोड़ा जगह बना लूं मैं, जो दूर बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आए। तो आप 6 लिखिए यहां पे, क्या करेंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना बच्चों। अब बताओ कितना अमाउंट था वो, कितना पे कर किया हमने,
8 लैक्स 8 लैक्स, एंट्री हमारी यहाँ पे आगे कंप्लीट हो चुकी है, एंट्री कंप्लीट, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसका बैलेंस शीट भी आपको दिखा दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं इसको मिटा दूँ, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, बोलो ना। तो ये मैं मिटा देता हूँ जी, और यहाँ पे मैं आपको लेकर आता हूँ। आओ जरा, इन एंट्रीज को पास करने के बाद लिखिए बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर रिडम्पशन। देखो बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं पुराने फॉर्मेट में, लेकिन जब बुक्स की क्वेश्चन कराऊंगा तो हम नए फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, दो चीजें एक साथ समझना दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चीजें आपके साथ ली हुई है। लीजिए एक बार चेक करता हूं, बैंक कितना, आपको कैलकुलेटर है ना बच्चों, बोलो ना। आप जरा चेक करो मेरे साथ, यहाँ पे बैंक में पहले कितना था आपका 16 लैक्स, ठीक है ना। एक बार चेक करो, बैंक में आपका 160 आया था जब आपने फाइनल कॉल किया था, तो 16 लैक्स में ऐड करो 1,60,000 का अमाउंट। अच्छा, इसके बाद जरा चेक करो और बैंक में कहां कहां इंपैक्ट आया, देखो 3 लैक्स का शेयर इशू किया, यहां पैसा आया, प्लस करो यहां पे 3 लैक्स का अमाउंट, फिर 8 लैक्स का पेमेंट भी तो कर दिया हमने। तो आप इसमें से 8 लाख रुपए को माइनस कर दो, अमाउंट हो गया 12,60,000, आ रहा है ना ये। तो बैंक हमारा हो गया 12,60,000 का अमाउंट आपका, ये लीजिए। एक बात बताओ, क्या अदर एसेट्स में हमने कुछ टच किया, नहीं सर। तो जरा बताओ अदर एसेट्स हमारा कितना हो गया, हाँ जी 14 लैक्स का आपका, ठीक है, ये हमारा काम हो गया जी। एसेट साइड टोटल कितना आ गया बच्चों, अब यहाँ पे 26,60,000, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे क्या होगा, ये देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, मुझे बताओ ना कि पहले इक्विटी कितना था यहाँ पे 5, उस 5 के बाद 3 लाख और आया ना बच्चे, तो 5 और 3 8 लाख हो गए, ठीक है, 8 लाख का अमाउंट आपका। अच्छा बताओ, क्या अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, नहीं सर, हमने इनको फुली पेड अप किया था, फिर रिडीम कर दिया था, ये खत्म हो चुके हैं। अब बताओ क्या जनरल होगा बच्चे, अब नहीं सर, ये भी हम खत्म कर चुके हैं। जरा बताओ यहाँ पे एक नया नाम कौन सा आ गया हमारे पास, CRR, कितना अमाउंट था बच्चे 5 लाख, हमने कसम खा ली थी ना। अच्छा, प्रीमियम को तुमने टच भी नहीं किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बताइए कितना अमाउंट है ये 160 ना, ये 160 रहा ऐसे ही जी, हमने टच नहीं किया। लायबिलिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो लायबिलिटीज जरा बताओ कितना आपका हो गया यहाँ पे 12 लैक्स का अमाउंट आपका, 12 लाख रुपए का अमाउंट। जरा बताओ ये कितना हो गया आपका 26,60,000 आपका, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट आपका हो गया, आए बात समझ में। ये हमेशा टैली करेगा क्योंकि जो एंट्रीज हमने किया है उन्हीं को तो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया आपका यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलिए देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, छोटी छोटी बातें आपके साथ की है। एक बताया बेसिक कंडीशन आपका, जिसमें हमने कहा जी नया इशू करो, चाहे आप बनाओ CRR, चाहे दोनों से मिला के आप काम कर लो। दूसरा हमने सिर्फ रिजर्व बताया, दो तरीके का होता है, फ्री नॉन फ्री। हम सिर्फ फ्री को यूज करेंगे, नॉन फ्री को यूज नहीं करते सेक्शन 55 के लिए। आपका फ्री में कोई सीक्वेंस नहीं है, हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में आपका ले सकते हैं। और हाँ, तीसरा नोट जो हमने देखा जी कि जो शेयर्स पार्टली पेड अप है वो रिडीम नहीं हो सकते, क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, सेक्शन 55 के मुताबिक पहले उनको हमें फुली पेड अप करना ही पड़ेगा, और फिर हमें क्या करना है सेक्शन 55 को कंप्लाई करना है ना बच्चे। ये बातें हमने की। अभी हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे बच्चे।